दूसरा लगा हुआ है। हमने थंबनेल में आज ही एक बहुत महत्वपूर्ण चीज लिखवाई है, ध्यान से समझ। तो प्यारे बच्चे, एक्चुअल में है क्या, आप लोगों ने क्लास में एक चीज देखी होगी, इस चीज को समझा होगा कि प्यारे साथी, मैंने यहां पर थंबनेल में एक बार देखना, थम्स अप करना, जो क्लास शेड्यूल है उसमें स्पष्ट स्पष्ट एक चीज लिखी हुई है कि आज करो अपना मूल्यांकन। प्यारे बच्चे, क्या आज करो अपना मूल्यांकन। प्यारे बच्चे, एक बार बताओ, क्या ये लिखा हुआ है? बहुत बढ़िया तरीके से लिखा होगा। हमारे पास ये दूसरी जो थंबनेल है वो लगा दिया हमारे टाइपिस्ट ने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आज करो अपना मूल्यांकन, और प्यारे बच्चे नीचे लिख रहा होगा, ये रहा आपका पेपर, ये रहा आपका पेपर। भैया, क्या अर्थ है इस बात का? क्यों लिखी है ये दोनों बातें, ये बताओ। ये दोनों बातें क्यों लिखी हैं आपने आज की क्लास में? प्यारे बच्चे, इन दोनों बातों का अर्थ समझो। सबसे पहले ऐसे समझो कि आज 15 नंबर प्रैक्टिस सेट में करा रहा हूं। इसका मतलब यह हुआ कि 14 प्रैक्टिस सेट हम पहले कर चुके हैं। और प्यारे साथी, 14 प्रैक्टिस सेट में मैं आपको लगभग बहुत सारी चीज करा चुका हूं, बहुत शानदार तरीके से बता चुका हूं। और कल आ चुकी है पेपर की तारीख, और सच मायने में बोले तो 18 तारीख को पेपर होना था और होगा भी। और प्यारे दोस्त, यहां पर सच मायने में बोले तो एक दिन और कम हो गया है भाई। अब जिसका 17 में नंबर आएगा उसके लिए तो एक दिन और कम ही है। तो सीधी सी बात है, मेहनत अब जी तोड़ कर दो। 18 तारीख थी पहले, अब 17 भी शामिल हो गई, यानी एक दिन और घटा दिया गया है। तो अब 18 और 17 2 दिन का एग्जाम है, 2-2 शिफ्ट इन लोगों ने बना रखी है। तो प्यारे बच्चे, मेरा मानना ये था आज की क्लास में कि आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए मेरे बनाए पेपर में आप कितना स्कोर करते हैं। मैं डेली करा रहा हूं आपको, 14 सेट करा चुका हूं। एक मायने अलग है उस बात के, आप उसमें सच मायने में करूं तो मैं थोड़ा सा टफ करा रहा हूं। वास्तविकता तो यही है, मैं थोड़ा सा टफ लेके चल रहा हूं, क्योंकि अगर एग्जाम थोड़ा टफ आ भी गया तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरा मानना यह, अगर आप तुम मेरे प्रैक्टिस सेट में 55 में से 45 क्वेश्चन कर दोगे तो निश्चित रूप से 50 वहां कर दोगे, ये मेरा मानना है। इतना मैं उसे हाई लेवल पे लेके चल रहा हूं। वास्तव में लेवल लगभग कहां रहने वाला है, क्या रहने वाला है प्यारे बच्चे? क्या पहले पेपर को ही फॉलो किया जाएगा? ये सारी चीजें मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल क्यों लेके चल रहा हूं? क्योंकि देखो, पेपर कैसा होगा, क्या होगा, ये तो किसी को नहीं पता। मेरा मानना यह है, पेपर आसान आएगा मेरे वीर तो भी करेंगे, थोड़ा सा टफ आएगा तो भी हिम्मत नहीं हारेंगे, बेहतर करके आएंगे। इस उद्देश्य के साथ मैं थोड़ा सा टफ बनाता हूं, ठीक है ना? टॉपिक सब वही बनाता हूं, बस स्तर थोड़ा बढ़ा देता हूं, ठीक है? अब सुनो, आज अपना मूल्यांकन आप लोगों को करना है। आज की क्लास में एक वादा तुमको खुद से करना है कि क्लास जब तक खत्म नहीं हो जाती तुम लोगों को डट कर पढ़ना है। एक एक क्वेश्चन का हिसाब किताब अपने पास रखना है, तुमने कितने करे कितने नहीं करे। क्योंकि आज की क्लास में मैं आप लोगों को कराने वाला हूं जो भी हमारा प्रीवियस ईयर था प्यारे बच्चे, 27/1/2019 को, 27/1/2019 को प्यारे बच्चे, 27/1/2019 को। तो प्यारे बच्चे, जो भी एग्जाम हुआ था प्रथम पाली में, मैं प्रथम पाली की बात कर रहा हूं, फर्स्ट मीटिंग की बात कर रहा हूं, वो आज पूरा सेट मैं आपको कराने जा रहा हूं। तो ये रहा आपका वो सेट, ये रहा आपका वो पेपर जो प्यारे बच्चे आप लोग के लिए आज से, मतलब अब 24 है, लगभग 4-5 साल हो गई, जब भर्ती पिछली आई थी तो उसमें पूछा गया है। थम्स अप कर दो, तैयार हो बेहतरीन सेशन के लिए। आप लोग क्वेश्चनों को करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो कि नहीं हो, जल्दी से बताओ। कम से कम तुमको भी तो पता चले कि यार पेपर का स्तर क्या रहा है, कैसा रहा है। तो प्यारे बच्चे, आज मैं आपको ये अपने हिसाब से बताता हुआ चलूंगा, क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हुए चलेंगे। और इसके तुरंत बाद जो आप लोगों को याद दिलाना है मुझे, वो ये याद दिलाना है कि कल मैं आप लोगों के लिए कैलेंडर क्लास की मैराथन क्लास लेकर आ रहा हूं।
प्यारे बच्चे, जिन लोगों को पता नहीं है एक बार याद रखना, कल संपूर्ण टॉपिक को मैं एक क्लास में समाप्त कर दूंगा और क्लास का टाइम अपना वाला ही रहेगा 8:30 बजे से ही, ठीक है। क्योंकि टाइम चेंज करते हैं ना, तो अब लोगों ने मतलब आप लोगों ने सभी बच्चों ने एक मन बना लिया होगा यार रीजनिंग 8:30 बजे चलती है, मैं चेंज करूं तो उसमें फिर बच्चा कई बार अपने काम को एडजस्ट नहीं कर पाता है ठीक से। इस वजह से मैंने क्लास का टाइम नहीं बदला। तो प्यारे बच्चे, इस क्लास के लिए तैयार रहना, 4 नंबर कल की क्लास आपके पक्के करा देगी, ठीक है। आज की क्लास के पहले क्वेश्चन पर बढ़ते हुए आ जाओ भाई जल्दी से और सवाल को पढ़ो क्या कह रहा है। सवाल पर तारीख लिखी हुई मिलेगी आप लोगों को बाकायदा कि हाँ भाई कब पूछा गया है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना क्या कह रहा है। सवाल यहां पर कह रहा है कि कोई देश इन दिनों पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है। कोई देश, इसने बोला है कि जो कोई भी देश है वो पूरी तरीके से आत्मनिर्भर नहीं है। इसका मतलब कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसे किसी की जरूरत ना पड़े, है ना, जैसे किसी की भी जरूरत ना पड़े, उसके यहाँ मतलब खाने की वस्तुएं भी खुद हैं, उसके यहाँ मतलब जीवन जीने का हर साधन उसके यहाँ उपलब्ध है। ये वही बात कह रहा है कि ऐसा कोई देश नहीं है जो पूरी तरह से आत्मनिर्भर है, मतलब दूसरों पर भी सब लोग निर्भर हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में, सही कह रहा है। उन सभी को विकसित करना और उत्पादन करना असंभव है जिनकी देश को आवश्यकता है। प्यारे बच्चे, पहला वाला कह रहा है कि सभी उन चीजों को विकसित करना और उत्पादन करना असंभव है, ये वास्तविकता है। हर आदमी अपने आप ही सारी चीजें चला ले, किसी दूसरे की मदद ना पड़े। यहां पर देश की बात चल रही है, मैं तुमसे किसी व्यक्तिगत आदमी की बात करके देखूं तो मुझे ये बताओ कि हम सब एक समाज में रह रहे हैं, क्या कोई भी परिवार अगर ऐसा है जिससे किसी को लेना देना नहीं है, क्या उसे वो अपनी जरूरतों को पूरे, भाई देखो काम सबको सबसे पड़ते हैं, बात ये है। कहते हैं ना, रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजे डार, जहां काम आवे सुई कहा करे तलवार। प्यारे बच्चे, इस दुनिया में हर व्यक्ति का महत्व है, हर व्यक्ति से तुम्हें कब कौन सी आवश्यकता पड़ जाए ये फिक्स बात होती है, कभी किसी से बिगाड़नी नहीं चाहिए। ये बड़े बूढ़ों की एक बहुत प्यारी सी लाइन है, ठीक है। तो ये सही है। कह रहा है आमतौर पर देशवासी आलसी हो गए। भाई मुझे इस बारे में क्या पता आलसी हो गए क्या हो गया है। कई बार ऐसा भी होता है आलसी नहीं हुए लेकिन उनके बस की नहीं है वो चीज, उनके बस की ही नहीं है ना वो चीज। आलसी क्या करेगा, जब कोई चीज है ही नहीं तो आलसी ही क्या कर सकता है। तो प्यारे बच्चे, केवल पहला ही फर्स्ट होगा, पहला ही अनुसरण करेगा, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, अगला सवाल बताओ भाई सभी प्यारे साथी। एक बहुत ही बढ़िया सी बात, क्या होगा इस सवाल का आंसर। प्यारे बच्चे, ये जो तर्क वाला क्वेश्चन है ना, मैं इसकी बहुत ही सुपर सी आप लोगों को एक ट्रिक बताऊंगा आज क्वेश्चन करने की, उसके आधार पर आप बहुत आसानी से अपना आंसर कर सकते हो। ध्यान से समझना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। कह रहा है कि क्या दिल्ली में नए बड़े उद्योग शुरू किए जाने चाहिए, क्या दिल्ली में नए बड़े उद्योग शुरू किए जाने चाहिए। एक बात ध्यान रखना, जब जब तर्क का क्वेश्चन आएगा, जब जब तर्क का क्वेश्चन आएगा तो इसमें नहीं का प्रयोग भी होगा और हाँ का प्रयोग भी होगा, ठीक है भाई। नहीं भी बोलेगा हाँ भी बोलेगा, या दोनों में नहीं बोलेगा या दोनों में हाँ बोलेगा। मैं तुम्हें आज के बाद एक चीज बता देता हूं कि तुम लोगों को ऐसे मान के चलना है। हालांकि देखो एक चीज है कि इनका प्रयोग अपने अपने स्थान पर ठीक है जैसे भी है, लेकिन आज के बाद आप लोगों को एक चीज मान के चलनी है। अभी पेपर में टाइम है और पहले इस बात को बता देता हूं, इन दोनों ही शब्द से तुम्हें कोई खास मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। इन दोनों ही शब्द से तुम्हें कोई खास मतलब नहीं होना चाहिए। तुम इनको पढ़ो मत पढ़ो ये बराबर है, तुम इनको इग्नोर मार दो, तुम इग्नोर मार दो इनको। कैसे, अब तुम केवल इससे आगे की लाइन को पढ़ लो। इससे शहर के प्रदूषण में इजाफा होगा। सवाल कह रहा है इससे शहर के प्रदूषण में इजाफा होगा। भाई सीधी बात है, अब तुम नहीं और वगैरह के चक्कर में पड़ो, ये मानो ये चीज है ही नहीं, ये मानो ये चीज है ही नहीं। तो मुझे ये बताओ कि ये कह रहा है कि इससे शहर के प्रदूषण में इजाफा होगा। हाँ जी, इजाफा तो होगा, प्रदूषण तो बढ़ेगा, बढ़ेगा डेफिनेटली। अपने दिमाग से बस इस लाइन को पढ़ो, हाँ नहीं को बाहर में जान दो, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं है। तो मुझे बताओ कि प्रदूषण में इजाफा होगा कि नहीं। हाँ जी, प्रदूषण में तो होगा इजाफा।
आकर यह रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। भाई देखो, बड़े उद्योग आएंगे तो सीधी सी बात है, लोगों की आवश्यकता भी पड़ेगी, लोगों को नौकरी भी दी जाएगी, तो रोजगार के अवसर तो निश्चित रूप से प्रदान किए जाएंगे। रोजगार के अवसर तो निश्चित रूप से प्रदान किए जाएंगे। सर यहाँ पर तो दोनों ही तर्क मजबूत हैं, पहला भी मजबूत है और दूसरा भी। और महत्वपूर्ण बात क्या बताई है मैंने महत्वपूर्ण बात बताई है, तुम्हें कोई मतलब नहीं है भाई, तुम्हें हाँ या नहीं से कोई मतलब नहीं है, तुम्हें आगे के कॉन्सेप्ट से मतलब है, उसके बाद के कॉन्सेप्ट से। बात आ रही है समझ में कि नहीं? एक बार थम्स अप कर दो मेरे गुड्डा गुड़िया, तुम्हें ये बात समझ में आ गई कि नहीं और हाँ का कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन पूछा गया यूपी पुलिस कांस्टेबल में 27/1/2019 में। मैंने सारे क्वेश्चन यहाँ पर एनालिसिस किए हैं। आज मैंने कथन एवं तर्क के कम से कम 500 क्वेश्चन देखे, पूरा चैप्टर ही लेके बैठ गया मैंने कि यार इनमें ज्यादा समस्या आवे बच्चों को, तभी तो डिमांड आ रही भैया इसकी एक क्लास लगा दो। आज मैं यहाँ पे इन चैप्टर को लेके बैठ गया, कम से कम 500 क्वेश्चन पढ़े मैंने। हर एक क्वेश्चन में मैं ये महसूस कर पा रहा हूँ इस चीज का कोई अर्थ ही नहीं है। लास्ट वाली लाइन बच्चा दिमाग लगाता है, यार वास्तव में ये तो होगा और ये होगा तो करेक्ट है। हाँ नहीं में फंस गए ना, हाँ नहीं में फंस गए तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे तुम, ध्यान रखना इस बात को। ये बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट बताया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, अगला सवाल को एक बार बहुत ध्यान से गौर से पढ़ने की कोशिश करना क्या कह रहा है। सवाल को एक बार पढ़ो ध्यान से कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो प्यारे बच्चे, इसने कहा है कि कई व्यावसायिक कार्यालय 2 से 8 मंजिल वाले भवनों में स्थित हैं। ध्यान से समझना, इसने बोला है जो व्यवसायिक कार्यालय ना, यानी बिजनेस के पर्पज से जो ऑफिस बनाए गए हैं, ये ऐसे हैं कि कई ऐसे हैं जो 2 से 8 मंजिल वाले भवनों में हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होगा भाई, मान के चलो 1 से लेकर 8 मंजिल तक ये है कोई फॉर्मेट है ना, 1 से लेकर 8 तक ऐसे समझो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 से 8 तक है। तो ये कह रहा है 2 से 8 मंजिल वाले भवनों में बनाए गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से 2 से 8 वाले यानी 2 से ऊपर इतने में बनाए गए हैं। इसका मतलब क्या है? पहले वाले की तो वैल्यू नहीं कर रहा ये कह रहा है कि भाई पहले वाले की तो वैल्यू सी नहीं बन रही। ठीक है, आगे पढ़ो क्वेश्चन को। पहला ये अब देखो दूसरा कथन भी क्या है, यदि किसी भवन में 3 मंजिलें हैं तो इसमें लिफ्ट होती है। ध्यान से समझना, कह रहा यदि किसी में 3 मंजिलें हैं तो इसमें लिफ्ट होती है। प्यारे बच्चे, एक चीज अपने कॉमन सेंस से सोचो कि 3 मंजिल है तो लिफ्ट होती है, 3 मंजिल है तो लिफ्ट होती है। अच्छा ये बताओ 4 5 6 7 8 पर होती होगी कि नहीं होती होगी? 4 5 6 7 8 पर सर होती होगी। क्यों? क्योंकि जब इसने 3 मंजिल पे ही लिफ्ट बना दी, जब 3 पे ही बना दी, जब 3 मंजिल पे लिफ्ट की जरूरत पड़ गई तो 4 पे 5 पे, वो तो उससे बड़ी मंजिल है, उन पे तो बिल्कुल पड़ेगी सर। यही तो चीज है, उन पे तो बिल्कुल जरूरत पड़ेगी। आगे समझो। अब 2 चीज तुम्हारी आ गई, 2 चीज निकल के आई। इसने बोला कि जो मंजिल होती है, जो व्यावसायिक कार्यालय है, वो 2 से लेकर 8 मंजिल तक है। पहला स्टेप ये है, कह रहा है किसी भवन में 3 मंजिल है तो उसमें लिफ्ट की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये 2 स्टेप मैंने ध्यान से पढ़े। अब गौर से देखना, सवाल कह रहा है कि सभी मंजिलों पर लिफ्टों द्वारा पहुंचा जा सकता है। सभी मंजिलों पर लिफ्टों द्वारा पहुंचा जा सकता है। मुझे एक बात बताओ, सभी मंजिलों पर लिफ्टों द्वारा पहुंचा जा सकता है, ये भी कोई बात है? सभी पर कैसे पहुंचा जाएगा? जब 3 मंजिलें हैं तो लिफ्ट लगा रहा है। लिफ्ट की न्यूनतम संभावना 3 मंजिल की है, लिफ्ट की न्यूनतम संभावना 3 मंजिल की है। तो सभी पे कैसे पहुंचेगा? दूसरी पे कैसे पहुंचेगा मेरे गुड्डा? दूसरी पे कैसे पहुंचेगा? जब भवन में 3 मंजिलें तो लिफ्ट है, न्यूनतम संभावना 3 की है, और यहां पर बात कर रहा है कि सभी पर पहुंच जाएगा। मेरे भाई दूसरी पे कैसे लिफ्ट से जाएगा? दूसरी पे कैसे? एक बात बताओ, मान के चलो 2 ही बिल्डिंग है, दूसरी पे जब लिफ्ट लगेगी तो नीचे से ही। लेकिन अगर मान के चलो उसने कहा है कि कई व्यवसायिक कार्यालय 2 से 8 मंजिल वाले भवन है, 2 से 8 मंजिल का पता है मतलब ये नहीं कि 2 से 8 तक है।
इसका मतलब है कोई 2 मंजिल वाला भी हो सकता है, कोई 3 मंजिल वाला भी हो सकता है, कोई 4 मंजिल वाला, 5, 6, 7, 8 ऐसे ऐसे अलग अलग मंजिल वाले हैं। ठीक है, आगे दूसरा कह रहा है, पहला तो सही नहीं हो सकता, फिर केवल तीसरी मंजिलों के ऊपर वाली मंजिलों में लिफ्ट है, केवल तीसरी मंजिल के ऊपर वाली मंजिलों में लिफ्ट है। सर मुझे ये बताओ, केवल तीसरी मंजिलों के ऊपर वाली मंजिलों में लिफ्ट थोड़ा ही है। इसने एक बात बोली है, ये फंसाना चाह रहा है इस लाइन से, गौर से देखना, इस लाइन से फंसा देता है एग्जामिनर। इसने कहा है कि केवल तीसरी मंजिल के ऊपर वाली मंजिलों में लिफ्ट है। तो मुझे एक बात बताओ, तीसरी मंजिलों के ऊपर वाली मंजिलों में लिफ्ट क्यों होगी? जब मान के चलो किसी बिल्डिंग में लिफ्ट लगेगी तो वो तीसरी से ही ऊपर थोड़ी ना लगेगी यार। लिफ्ट तो फिर अगर लगेगी तो पहली में भी लगेगी, दूसरी में भी लगेगी, तीसरी में भी लगेगी, चौथी में भी, पांचवी में, वो लगेगी तो नीचे से ही। फिर तो तुम दूसरी में जा रहे हो तो भी लिफ्ट से जा रहे हो। ये अलग अलग मंजिलें हैं, अलग अलग मंजिलें, सही है। और लास्ट कह रहा है 7वीं मंजिल में लिफ्ट है। भाई न्यूनतम वैल्यू तीसरी मंजिल है, उसके बाद सब में लिफ्ट है, तो 7 वाली में तो निश्चित रूप से लिफ्ट होगी। आंसर हो जाएगा थर्ड अनुसरण करता है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, तीसरा अनुसरण करता है। बोलो बात आई समझ में कि नहीं? सभी प्यारे वीर एक बार बोलो जल्दी से, बात समझ में आ गई कि नहीं? सभी लोगों को एकदम ओके है? सभी प्यारे बच्चे देखेंगे, जवाब होगा तीसरा अनुसरण करता है। और क्वेश्चन कब पूछा गया है? 27/1/19 को पहली शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, आज का अगला सवाल ध्यान से पढ़ेंगे। एक बार और बता दो सर, नहीं आई? ओहो, तुम लोगों को समझ में ही नहीं आया। कोई बात नहीं है, गाड़ी धीरे धीरे चलेगी है, धीरे धीरे चला ड्राइवर गाड़ी, होले। चलो तो ध्यान से समझना एक बार। सभी प्यारे साथी लगातार कमेंट करें, भैया समझ में नहीं आया। अब कमेंट मत करना, मैं समझा रहा हूं, फिर से समझो, ध्यान से समझो। रिपीट कर रहा हूं बिल्कुल देसी तरीके से, कि बिल्कुल गांव की भाषा में। ठीक है, ध्यान से समझो। सवाल कह रहा है कि कई व्यवसायिक कार्यालय 2 से 8 मंजिल वाले भवनों में स्थित हैं। मेरी बात को ध्यान से समझना। मुझे एक बात बताओ छोटी सी, जैसे आपका भी बिजनेस ऑफिस है, मेरा भी बिजनेस ऑफिस है, यहां पर 100 लोग खड़े हैं जो बिजनेसमैन हैं। 100 लोगों का अपना अपना अलग अलग ऑफिस है, अलग अलग बिल्डिंग में। ऐसे समझो, अलग अलग बिल्डिंग में 100 लोगों का अलग अलग ऑफिस है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें से कई व्यवसायिक कार्यालय ऐसे हैं जो 2 से 8 मंजिल वाले भवनों में हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ 2 से 8 मंजिल के भवनों का मतलब हो गया कि मान के चलो जो मेरा जो है ऑफिस, वो ऐसा है कि 1 से लेकर 2 तक है। यानी मेरा ऑफिस ये है, नीचे की मंजिल, पहली मंजिल और दूसरी मंजिल। तुम्हारा जो ऑफिस है 1, 2 और ये 3 मंजिल तक है। किसी अगले आदमी का ऑफिस है 1, 2, 3, 4 तक। उससे अगले का किसी का 1, 2, 3, 4, 5 तक। ऐसे कर करके किसी का आगे 6 तक, फिर 7 तक, फिर 8 तक। तो ये एक बिल्डिंग नहीं है, अलग अलग लोगों का ऐसे हिसाब किताब है। लेकिन प्यारे गुड्डा ऐसा नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं बोला इसने। कई में मतलब जिनकी भी बात करी है, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें ऐसी कंडीशन हो कि एक ही हो। उसने बोला है 2 से 8 मंजिल वाले। ये बात तो मैं समझ में आ गई। अब जैसे कि ये कंडीशन बन गई, कि ये वाली कंडीशन है, तो ये कह रहा है यदि किसी भवन में 3 मंजिलें हैं तो इसमें लिफ्ट होती है। प्यारे बच्चे मुझे एक बात बताओ कि यदि किसी भवन में 3 मंजिलें तो इसमें लिफ्ट होती है। क्या इस पहले केस में लिफ्ट हो सकती है? सर क्या इस केस में लिफ्ट हो सकती है? सर इस केस में लिफ्ट हो सकती है। सर जो बिल्डिंग केवल 2 मंजिला है उसमें तो लिफ्ट नहीं हो सकती, क्योंकि लिफ्ट होने की न्यूनतम संभावना क्या है? 3 मंजिल। सर इस वाली में तो लिफ्ट हो सकती है 3 मंजिल में। और सर जब 3 में हो सकती है तो 4 में हो सकती है, 5 में हो सकती है, क्योंकि न्यूनतम संभावना 3 है।
3 में जरूरत पड़ गई तुम्हें लिफ्ट की, तो 4 में, 5 में, 6 में, उससे बड़े में तो लिफ्ट की जरूरत पड़ती ही चली जाएगी। हाँ या ना? अब समझो। तो ये कह रहा है, ये कह रहा है पहले निष्कर्ष में सभी मंजिलों पर लिफ्टों द्वारा पहुंचा जा सकता है। तुम मुझे ये बताओ, जो बिल्डिंग ऐसी है कि केवल 2 मंजिला है, तो यहां कैसे पहुंचोगे दूसरी मंजिल पे? भाई मान के चलो इसमें तो लिफ्ट लग रही है। लिफ्ट तो ऐसा तो है नहीं कि लिफ्ट यहां 3 नंबर पे तो लगाई जाएगी ऊपर ऊपर को, लिफ्ट तो नीचे जमीन में से ही लगेगी। तो इस वाली में लिफ्ट हो सकती है तो लगेगी भी नीचे से, ये बात तो ठीक है, लेकिन लगेगी तो 3 मंजिल वाली में। 2 मंजिल वाली में तो लिफ्ट लग ही नहीं सकती, जिसकी मंजिल 2 ही मंजिल है। तो मुझे यह बताओ, जब 2 ही मंजिल होंगी तो फिर सभी मंजिलों पर लिफ्ट द्वारा पहुंचा जा सकता है। ये तो कथन पूरी तरीके से, निष्कर्ष जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 मंजिला जो है उसमें कैसे पहुंचोगे? 2 मंजिल पे तो है ही नहीं। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है केवल तीसरी मंजिलों के ऊपर वाली मंजिलों में लिफ्ट है। मुझे यह बताओ, केवल तीसरी मंजिलों, क्या मंजिल है? जैसे कोई बिल्डिंग 3 मंजिल की है या 4 की या 5 की है, तो क्या लिफ्ट है? यहां लगाओगे, यहां लगाओगे, यहां से ऊपर ऊपर शुरू करोगे? भाई देखो, जो 2 मंजिला उनमें तो लिफ्ट है ही नहीं, और बाकी जिनमें लिफ्ट है वो लगेगी तो नीचे से ही। तो ये मुझे बताओ, केवल तीसरी मंजिल के ऊपर वाली पे ही लगेगी? भाई जब लगेगी तो पहले से ही लगेगी ना यार। तो ये वाला भी गलत हो गया। हाँ या ना? कह रहा है 7वीं मंजिल में लिफ्ट है। मेरे भाई जब न्यूनतम संभावना 3 है तो 7 तक तो डेफिनेट होगा। बात आ रही है समझ में? तो इसका मतलब यह हुआ 7वीं में तो निश्चित रूप से लिफ्ट होगी, तो तीसरा वाला सही है। जवाब होगा केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है। अब बता दो समझ में आ गई बात की नहीं? सभी प्यारे साथी बता दो अब समझ में आ गई कि नहीं आ गई, जल्दी से। बताओ भाई सभी प्यारे साथी, क्या अब बात बेहतर तरीके से समझ में आई है? ठीक है गुड्डा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अगला सवाल, सवाल कह रहा है इस शब्द के अक्षरों द्वारा कौन से शब्द का गठन नहीं किया जा सकता? सर बताओ कौन सा नहीं किया जा सकता? क्या LAMB का गठन हो सकता है? तो यह LAMB, हाँ जी हो सकता है। मुझे बताओ क्या BOUT का हो सकता है? तो BOU इसमें कहीं भी नहीं है, तो बी ऑप्शन का गठन बिल्कुल नहीं हो सकता सर, बिल्कुल नहीं। क्यों? इसमें यू है ही नहीं, और जब इसमें यू है ही नहीं तो मैं कैसे कह दूंगा कि इसका गठन हो सकता है? यू इसमें कहीं भी मौजूद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। हाँ भाई, सवाल यहां पर कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के अक्षरों व अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार है? कह रहा है कौन सा अक्षर ऐसा है जो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार है? अंग्रेजी वर्णमाला समझते हैं ना आप लोग, छोटे से बड़े की ओर। अब गौर से सुनना, मैंने कहा S19 पर H8 पर, ये कोई अंग्रेजी वर्णमाला है? अंग्रेजी वर्णमाला में तो छोटे से बड़े पर जाते हैं, 19 के बाद 8 आ रहा है, ये तो कभी सही नहीं है। दूसरा कह रहा है H8 पर E5 पर, सर ये क्या वर्णमाला हुई? 8 के बाद 5 थोड़ी आता है, 5 के बाद 8 आता है। तीसरा क्या कह रहा है? B2 पर, I9 पर, L12 पर, L12 पर, O15 पर, W23 पर। एग्जैक्ट सही है, सी वाला बिल्कुल सही है सर। 2 से 9 बड़ा, 9 से 12 बड़ा, 12 12 बराबर, फिर 15, फिर 23। एग्जैक्ट राइट है। कौन सा वाला? सी ऑप्शन, गजब का आंसर है। नेक्स्ट आओ अगले सवाल पे। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं तुमसे, बोलो इसका आंसर। क्वेश्चन का आंसर बोलो। हिरन का संबंध बोला है मृग छोना से। ये क्वेश्चन बहुत फेमस रहा था उस टाइम पे, नया ही सवाल था ये। कह रहा है हिरन का जो संबंध है वो मृग छोना से है। मृग छोना क्या है? सर जो जैसे गाय का बच्चा होता है ना, गाय का बच्चा होता है ना, गाय का बच्चा जिसे हम क्या बोलते हैं? बछड़ा, है ना।
जैसे हम बछड़ा बोलते हैं, आदमी के बच्चे को शिशु बोलते हैं। सर ऐसे ना हिरन का जो बच्चा होता है, हिरन का बच्चा उसे मृग छोना बोलते हैं, जैसे शेर के बच्चे को शावक बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो हॉर्स है ना अर्थात घोड़ा, प्यारे बच्चे इसे क्या बोलेंगे, इसे मेमना नहीं बोल सकते, दादुर नहीं बोल सकते, बछड़ा नहीं, इसे फोल बोलेंगे, बछेड़ा। क्या क्या बोलेंगे, बछेड़ा बोलेंगे। तो जवाब हो जाएगा बछेड़ा करेक्ट आंसर है। आज के इस पेपर को लाने का मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य ये था कि मैं तुमको ये चीज का एहसास दिलवा सकूं कि आप अगर उस दिन पेपर में बैठे होते, आपकी उस दिन उम्र नहीं थी, कुछ लोगों की हो सकता है दिया भी हो ये पेपर, प्यारे बच्चे, तो आप कितना स्कोर इसमें कर सकते थे, आप उस टाइम के हिसाब से इस मेरिट को कट ऑफ को पार कर सकते थे कि नहीं, वो तो आप ही जान सकते हैं इस वजह से। ठीक है प्यारे बच्चे, बात आ रही है समझ में? ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। आज का अगला सवाल ध्यान से बताओ एक बार, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सवाल यहां पर कह रहा है कि भागना का संबंध है चलना से। मुझे ये बताओ, भागना, भागने का मतलब होता है जोर से भागना, और एक शब्द होता है चलना। तो भागना और चलना, सर ये दोनों क्या है, ये दोनों तो अपोजिट हैं बिल्कुल। एक है कि भाग रहा है आदमी जोर जोर से, और एक है आदमी आराम से चल रहा है, स्लो स्लो। ठीक है, तो दोनों अपोजिट हुए। क्वेश्चन यहां पर कह रहा है बताओ इन इस तरीके से क्या बन सकता है। पहला कह रहा है भारी वर्षा और बूंदाबांदी, बन सकता है भाई ये। जॉग और दौड़ना, सर जॉग और दौड़ना, जॉगिंग और दौड़ना, लेकिन कैसे दौड़ना, तेज दौड़ना या मंदा मंदा? भागना तो हमेशा ही तेज होगा, लेकिन दौड़ना मंदा भी हो सकता है, हल्का हल्का रनिंग टाइप। गोताखोरी तैरना अपोजिट नहीं, उछाल चौकड़ी अपोजिट नहीं, ये होगा भारी वर्षा और बूंदाबांदी, यानी हल्की हल्की बारिश और जबरदस्त बारिश, दोनों में अंतर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? आज का अगला सवाल बहुत आसान सा है। ई का अपोजिट बोला है वी होगा, एच का अपोजिट एस होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं, अब मैं क्लास में कराता हूं ना कभी ऐसे क्वेश्चन, तो तुम लोग क्या कहते हो, भैया इतने आसान क्वेश्चन आएंगे क्या? मेरे दोस्त ये आया हुआ है। मैं हमेशा ऐसे क्वेश्चन से टफ इसलिए कराता हूं कि अगर मानकर चलो थोड़ा सा टफ आया तो तुम्हें परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहां पर मैंने कहा तो एम का क्या हो जाएगा एन, और जे का क्या हो जाएगा क्यू, और एन क्यू हो जाएगा परमानेंट। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ये रहा अगला सवाल। करें उस विकल्प को ज्ञात करें जो दिए गए एक समूह का सदस्य हो। ये समूह दे रखा है ताला, रोक, कसा हुआ। इससे कह रहा है मिला जुला शब्द बता दो, मिला जुला शब्द बता दो, कौन सा है मेरे वीर जल्दी बताओ, ध्यान से नीचे करिए कमेंट है, बताओ भाई सभी प्यारे वीर एक बार जल्दी से क्या आंसर हो जाएगा इस सवाल का, और करो चलो बताओ जल्दी से। चलो बहुत बढ़िया, ध्यान से समझना। ताला, रोक और कसा हुआ, इन सब का एक यही तो अर्थ है कि चीजों को स्थिर करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है, चीजों को सुरक्षित करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो मुझे बताओ खुला, खुला कैसे हो जाएगा मिला जुला? रोक में तुम रोक रहे हो, खुले में आजादी दे रहे हो। खिड़की कैसे हो जाएगा? खिड़की से भाग गया तो है भाई, खिड़की से भाग गया तो। यहां देखो बंद और यहां कह रहा है द्वार, नहीं तो बंद सही होगा प्यारे बच्चे, ताला लगा दो, रोक दो, कस दो या बंद कर दो, एक ही बात है। ठीक है, गजब 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 गजब। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल पर आओ जल्दी से भाई। वर्ग और क्यूब याद कर लेना, वर्ग और क्यूब याद जरूर कर लेना। ये भी वर्ग और क्यूब से मिला जुला क्वेश्चन है जो इस समय आपके सामने बोर्ड पर है। प्यारे गुड्डा ये जो लिखा हुआ है ना ये 3125 है, 125 थोड़ी सी दूर लिख दी है हमारे टाइपिस्ट ने, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये मिला जुला है 3125। ध्यान से समझना। एक क्या है, एक सर एक तो एक का वर्ग है, दो क्या है, दो क्या है, दो का चार क्या है,
4 क्या है, 4 2 का वर्ग है। मुझे ये बताओ 27 3 का वर्ग है, 256 ये अलग है। तो कॉन्सेप्ट में 1 की पावर 1 रखूंगा तो 1 ही आएगा। एक अपने आप में इतना भोला सा नंबर है, इसकी पावर 1 रख लो, इसकी पावर 2 रख लो, 3 रख लो, कुछ ना कहे वह बेचारा। सवाल कर रहा है 4, 4 का मतलब होता है 2 का वर्ग, 27 मतलब 3 का क्यूब, 256 होता है 4 की पावर 4, 4 की पावर 4। एग्जैक्ट सर ऐसा कुछ नहीं हुआ कि हर एक में वर्ग किया गया हो, हर एक में क्यूब किया गया हो। इसने जितना नंबर है उतना ही पावर पे रख दिया है। तो इसका मतलब हुआ यहां पर 5 की पावर 5 बनेगा। 5 की पावर 5 का मतलब होता है 5 की आपस में 5 बार गुणा। तो मेरे प्यारे दोस्तों 3125 पर पहुंचूंगा मैं। बात आ रही है समझ में कि नहीं? और मुझे ये भी बता दो, हल्ला मचा रहे थे उस दिन से जी कैलेंडर की क्लास, कैलेंडर की क्लास। मुझे ये बताओ कल तैयार हो कि नहीं हो? कल तैयार हो क्लास के लिए? जबरदस्त कंटेंट सेलेक्ट करके टाइप करवा लिया है मैंने शानदार तरीके से। बस तुम लोगों को कल 8:30 बजते ही क्लास में आ जाना है। और हाँ, कॉपी पेन लेके आना है क्योंकि कैलेंडर में कैलकुलेशन का पूरा खेल है। हालांकि मैं 50% कैलेंडर आपको बिना कॉपी पेन के कराऊंगा। देख लो भाई साहब, थंबनेल भी एक बार बिल्कुल बढ़िया तरीके से देख लो। मैराथन लिखवाया है तो, और ये लिखवाया एक क्लास में ही खत्म, तो एक में ही खत्म करूंगा। ऐसा नहीं कि तुम लोगों से कहूं कि भाई अब इसकी 4 क्लास और लगेंगी ना, कल ही खत्म करूंगा बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलो 8:30 का टाइम रहेगा, कल सबको आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, जल्दी से बताओ इसका आंसर। सभी प्यारे साथी एक बार आओ, देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों ने गलत भी किया था। क्वेश्चन आसान है, गलत बहुत ज्यादा लोगों ने किया था। कारण क्या है वो सुनो। बच्चों ने हिसाब लगाया कि 20 2 22, इसने सवाल में बोला था श्रृंखला में जो x और y है उनमें x प्लस y का मान ज्ञात करें। इसका मतलब इसने कहा कि x आ गई और इसने कहा कि y आ गई, दोनों संख्याएं लिख दी। उसके बाद दोनों संख्याओं का इसने प्यारे बच्चे योग करने के लिए हमसे बोला कि योग कर दो, योग कितना बन सकता है। तो ये बोलेगा 20 और 2 22, ये 22 2 24, 24 2 26, 26 2 28। यहां बच्चों ने लिखा 28x का मान। और जैसे ही यहां तक तो सबका माइंड सेट हो गया था, यार 2 2 जुड़ रहा है। यहां पर 36 में 2 जोड़ दिया और 38 आ गया। प्यारे गुड्डा, यहां बच्चों ने जोड़ा तो 8 और 8 16 का 6 हासिल 1, 3 2 5 और 1 66 बना दिया। मुझे बताओ किस किस का 66 है? थम्स अप करो, किस किस का जवाब 66 है? इसे कहते हैं जल्दी पे जल्दी करना, जल्दी से जल्दी करना। बेटा एग्जामिनर बहुत खिलाड़ी आदमी है, एग्जामिनर पता है कि कैसे कैसे आमे एग्जाम में और कैसे कैसे गलती करें, जल्दबाजी में गलती होती है। एक बार ठीक है प्यारे गुड्डा, 66 तो आंसर हो ही नहीं सकता। क्यों क्यों नहीं हो सकता सर? सब कुछ तो ठीक है, इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि एक चीज तुमने सोची, जब 26 में 2 जोड़े तो 28 आया। मुझे एक बात बताओ कि 28 के बाद इसमें तो 4 जुड़ रहा है, इसमें भी 4 जुड़ रहा है, तो ये तो कंडीशन फॉलो ही नहीं है। इसका मतलब यह है एग्जामिनर ने पहले जोड़ा है 2 2, उसके बाद चीजों को जस्ट बदल दिया है, और यही कॉन्सेप्ट फुल कॉन्सेप्ट चला है। अब देखो कैसे चला है भाई। 20 2 22, 22 2 24, 24 2 26। आप चाहो तो यहां पर भी 26 2 28 लिख सकते हो, और उसके बाद 28 4 32 और 32 4 36 और 36 4 सर 40 होगा, और सर 40 और 28 का योग 68 होगा, 66 नहीं होगा। आंसर आएगा 68। भाई गजब का क्वेश्चन है। और तुम्हें एक मजे की बात बताऊं, मजे की बात बताऊं, ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है, जब पहली बार एक बच्चा पेपर लेके आया था मेरे पास और उसने मुझे दिखाया था तो तुम्हें जान के बड़ी खुशी सी होगी, है ना। ये मैंने भी ऐसे ही तुम्हारी तरह 66 पे लगा दिया था। मैं यहाँ में कहा है रे 66 आंसर है इसका। तो
फिर मुझे पता चली कि भैया भैया मामला उलट पुलट हो गया है। इस बात को समझ में आ रही है? तो ये चीजें बड़े ध्यान की होती हैं, गड़बड़ हो सकती है, ठीक है, गलती हो सकती है एग्जाम में, और ये गलती केवल जल्दबाजी में हो जाती है, ठीक है, जल्दबाजी में तुम ये गलती ना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, इसका आंसर बताओ। ध्यान से समझो इस सवाल को ध्यान से समझो। संख्या लिख रही है, 11 लिख रहा है, 121, 1331, 14,641। बताओ जल्दी से सभी प्यारे साथी एक बार सही जवाब क्या है। प्यारे बच्चे, अगर मैं 11 की बात करता हूं तो ध्यान से समझना, 11 क्या है सर? 11 जो है ना वो 11 की पावर 1 ही तो है नॉर्मल। सर 11 की पावर 2 है, सर 11 की पावर 3 है, सर 11 की पावर 4 है, ये सर 11 की पावर 5 बता दो ना, 11 की पावर 5 बता दो ना। 11 गुणा 11 गुणा 11 कर रहे दिखाओ कैलकुलेटर में, जल्दी बताओ। 11 की पावर 5, ये कुछ नंबर ऐसे होते हैं जैसे 11 हो गया है ना, और ये 9 हो गया, इनकी पावर तो आप लोग सच बताऊं तो याद रखा करो, ठीक है। तो 11 की पावर 5 बोला इसने, प्यारे बच्चे ये आ जाएगा 161,051, 161,051 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोल दो एक बार बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है भाई, बोलो यहां तक बात आ रही है समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, आज की क्लास का अगला सवाल। प्यारे बच्चे बताओ जल्दी से, तुम आंसर बताओ। मैं थोड़ी सी चाय पी लेता हूं भाई, आपको पीनी है तो आप भी पी लो, ठीक है ना? प्यारे गुड्डा, अरे तू भी पी रहा दिखे आज, तो तू तो दूध पीता है भाई। हाँ भाई बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ एक बार क्वेश्चन का आंसर। एक्चुअल में यार चाय पीता नहीं हूं मैं, पर गला बिल्कुल साथ नहीं दे रहा, ये वास्तविकता है। गले में भयंकर दर्द है जिसे कहते हैं, पर चलो कोई नहीं, चाय पी पी के ही सही क्लास तो ली भी जाएगी। ध्यान से समझो, तो क्वेश्चन है समझो, ये कह रहा है कौन इसके समान है? G7 I9 K11 M13 O15। सर कितना कितना प्लस है इसमें? सर दो दो प्लस है, बोलो हाँ या ना? दो दो प्लस है। तो मुझे ये बताओ कहां पे है दो दो प्लस? X 24 पर, Z 26 पर, B 2 पर, मैं 28 बोल सकता हूं, D 4 पर, F 6 पर। ये तो पहले में ही व्यवस्था बन गई, ये तो पहला वाला ही करेक्ट आंसर हो गया। ये बात सब लोग जानते हैं ना कि जो बी होता है उसे मैं 2 भी लिख सकता हूं और उसे मैं 28 भी लिख सकता हूं। मेरे प्यारे वीर एक बार जल्दी से बोलो, जल्दी से बताओ बात आ रही है समझ में कि नहीं? ठीक है, थम्स अप करके बता दो भाई, बी को 28 लिख सकता हूं। घड़ी में 12 के बाद जब 13 बजता है तो उसका मतलब 1 होता है, 14 का मतलब 2, यही कंडीशन ही तो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ जल्दी से, अगला सवाल बताओ इसका आंसर क्या होगा सर? इस क्वेश्चन का आंसर देखो, ए 1 पर है, ई 5 पर, आई है, ये आई, ठीक है, आई कितने पर है? 9 पर, एम 13 पर। तो 1 4 5 4 9 4 13 4 17 पर क्या आ जाएगा? क्यू आ जाएगा। 17 पर क्यू आ जाएगा। सर ये 1 का वर्ग है बीच में, सर ये 2 का वर्ग है बीच में, सर ये 3 का वर्ग है बीच में, सर ये 4 का वर्ग है, और भैया जी अब 5 का वर्ग आएगा, अर्थात 25। तो क्यू 25। तो मुझे केवल और केवल बी ऑप्शन पे मिल रहा है। आगे चेक करने से कोई खास फायदा नहीं है, टाइम बिगाड़ना है बस। 3 भाई देखो, 3 5 8 5 13 5 18 5 23 पर डब्ल्यू ही आना है, डब्ल्यू तो आना है लास्ट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल बताओ इसका आंसर। इन दोनों खाली स्थान पे बता दो क्या आएगा। ए 1 पर है, एफ 6 पर, के 11 पर। हिसाब किताब देखो, 5 5 जोड़ रहा है, 1 5 6 5 11 5 16 आएगा, 16 पर पी आएगा, 16 के 5 21 और फिर 26 पर जेड आएगा। तो पी और जेड डी ऑप्शन आंसर बन जाएगा। कहानी खत्म। बताओ आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, बताओ भाई जल्दी से, इसका डायग्राम ऐसे क्वेश्चन कराए हैं मैंने कि नहीं? खूब बढ़िया तरीके से कराएं, जल्दी से बताओ एक बार।
समझो गुड्डा, ध्यान से समझो। मुझे ये बताओ, ये डायरेक्शन है ना, ये पूर्व, जस्ट सामने पश्चिम, उत्तर ऊपर और दक्षिण कहां है? नीचे। ठीक है, सवाल के स्टेप को समझियो। चार दोस्त एक इलाके में रहते हैं, बहुत बढ़िया। ए का घर बी के पश्चिम में है, तो ये यहां पर बीच में ये क्या आएगा? बी। अगर ये बी है तो सवाल कर रहा है ए का घर बी के पश्चिम में है, तो बी के पश्चिम को मैं कहां मान लूं? सीधी बात है जी, पश्चिम होता है इधर, तो ए को इधर मान लो, बी के पश्चिम में। कोई दिक्कत यहां तक ना। बी का घर सी के दक्षिण में, बी का घर सी के दक्षिण में, ये जो बी है ना सी के दक्षिण में, तो सी कहां होगा? इसके ऊपर। और सी दक्षिण में, जब सी के दक्षिण में जब आएगा, जब सी के नीचे को आएगा बी। दक्षिण तो नीचे होता है। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि सी का घर डी के पूर्व में है, तो मेरे वीर डी को यहां रख दो, डी के पूर्व में यहां पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि डी से बी का घर किस दिशा में है, तो डी से इस बी का घर किस दिशा में है? तो ये डी पे बैठ कर देखो बी का घर कहां है, तो इस दिशा में। तो ये जो बीच में है दक्षिण और पूर्व के बीच में क्या है? दक्षिण पूर्व। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बोलेंगे? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। वेल डन, वेल डन गुड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, अगला सवाल ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। ये तो चुटकियों के सवाल हैं, तुमको तो मैंने बहुत तगड़े तगड़े सवाल कराए, तुम तो खतरों के खिलाड़ी हो, ऐसे हिम्मत क्यों हार रहे हो? आओ, वाई 6 किलोमीटर पश्चिम में चला, देखियो यहां से पश्चिम इधर है, ये 6 हो गया पश्चिम में, ऐसे। फिर दाएं मुड़ा और आगे 8, दाएं में ऊपर भगा दो इसे जल्दी से 8। कह रहा है शुरुआती बिंदु से वापस जाने के लिए उसकी यात्रा की सबसे छोटी दूरी, ये पूछ रहा है। अरे यार, ट्रिपलेट लग जाएगी डायरेक्ट। 6 8 के बाद 10 ही वैल्यू आती है सीधी, है ना भाई? 6 की पावर 36 ऐसे लगा लो आप लोग चाहो तो। 6 का वर्ग भाई, जब आधार है लंब है कर्ण निकालना है, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा? 6 चिंग 36, 8 बट्टू 64, 36 और 64 100, अंडर रूट 100 बोले तो 10 आंसर हो जाएगा। 10 आंसर, कहानी खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, अगला सवाल। कुछ है इनमें? बोलो कुछ है? ऐसे क्वेश्चन तो मैंने बहुत तगड़े तगड़े कराए तुम्हें, इनसे डरोगे? इनसे डरोगे तुम लोग? आओ जल्दी से, ध्यान से देखो। गांव ए गांव बी के पश्चिम में है। एक बालक बार बार कमेंट कर रहा है जी कैलेंडर कब करवाओगे, कैलेंडर कब करवाओगे? बेटा 20 फरवरी को करवाऊं कैलेंडर, ठीक है? गांव ए गांव बी के पश्चिम में है। भाई अगर ये बी है तो बी के पश्चिम में कौन है? गांव ए। गांव ए हो गया गांव बी के पश्चिम में, तो बी का पश्चिम इधर ही तो होगा। अगर ये बी है तो बी का पश्चिम इधर हो जाएगा, गांव ए गांव बी के पश्चिम में हो जाएगा, ठीक है? गांव ए गांव बी के पश्चिम में, तो बी का पश्चिम इधर ए हो गया। कह रहे जो गांव सी के दक्षिण में है, जो का प्रयोग होता है हमेशा बाद वाले के लिए, प्यारे बच्चे, बाद वाले के लिए। तो इसका मतलब सी के दक्षिण में कौन आएगा? बाद वाला, अर्थात बी, अर्थात बी। तो सी के दक्षिण में आएगा बी। सी के दक्षिण में नीचे को लिख दो बी। अगर बी सी के दक्षिण में है तो सी बी के उत्तर में होगा कि नहीं होगा? बोलो हाँ या ना। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? जो गांव डी के पश्चिम में, जो मतलब बाद वाला, डी के पश्चिम में कौन है? बाद में आया सी, बाद में आया सी, तो डी के पश्चिम में कौन है? सी। सर डी को यहां लिख दो ना, और डी के पश्चिम, अच्छा डी को यहां मत लिखो, फिर यहां तो पूर्व में पहुंच जाएगा। डी के पश्चिम में है सी, तो डी को यहां लिख दो, और डी के पश्चिम में इधर कौन हो जाएगा? सर इधर डी के पश्चिम में कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। सवाल हमसे क्या कह रहा है, एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करना। गांव डी के सापेक्ष गांव ए किस दिशा में है? डी के सापेक्ष गांव ए किस दिशा में है? इसका मतलब इस डी पर बैठकर जिसके सापेक्ष बोलता है, इसका मतलब उस पर बैठ जाओ। इस डी के सापेक्ष ये जो ए है ये कौन सी दिशा में है? ऐसे कह रहा है। हम सब जानते हैं ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, तो इनके बीच का कौन होगा? दक्षिण पश्चिम। आंसर, आंसर बोले तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत हो किसी को तो बता दो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज की क्लास का अगला सवाल बताते चलो, जल्दी जल्दी से बताते चलो। इन क्वेश्चनों में कुछ नहीं होना चाहिए तुम लोगों के लिए, मायने नहीं रखने चाहिए ये सवाल तुम लोगों के लिए। जल्दी बताओ ध्यान से। बेटा कैलेंडर की क्लास कल ही होगी,
2 बार 4 बार 6 बार बता दिया। यूं क्या जी कैलेंडर कब करवाओ? कल करवाऊंगा भाई, कल होगा कैलेंडर, ठीक है। कल कैलेंडर क्लास 8:30 बजे। एक्स 15 मीटर दक्षिण में चला, एक्स चला 15 मीटर दक्षिण में, यहां से चला दो इस एक्स को, और दक्षिण है नीचे, 15 मीटर चला दो, ठीक है, 15 मीटर। फिर बाएं मुड़ा और 15 मीटर चला। हमेशा ध्यान रखना, जब कोई व्यक्ति दक्षिण में जा रहा होता है तो उसका बायां हमारा दायां और उसका दायां हमारा बायां होता है। क्यों? क्यों? वो हमारे सामने चल के आ रहा है, हमारे सामने चल के आ रहा है ना। तो एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हारे सामने चल के आऊंगा तो क्या मेरे लेफ्ट और राइट तुम्हारे लेफ्ट और राइट की अपेक्षा अपोजिट नहीं हो जाएंगे? सर 100% होंगे ना, 100%। सवाल कर रहा है कि बाएं मुड़ा और 15 मीटर, जल्दी से इधर चला दो, क्योंकि दक्षिण में जा रहा है, उसका बायां हमारा दायां है, 15 मीटर चला दो, ठीक है। सवाल आगे कह रहा है कि और फिर बाएं मुड़ा और आगे 15 मीटर, तो यहां से बाएं मतलब ऊपर, ये 15 तो ये भी 15, कोई दिक्कत है क्या? सवाल कह रहा है कि शुरुआती स्थिति से कितनी दूर और किस दिशा में? सर शुरुआती स्थिति तो ये थी और यहां से अभी ये यहां है, दूरी निश्चित रूप से 15 होगी, और ये डायरेक्शन इधर कौन सी है? सर ये पूर्व है, 15 पूर्व आंसर होगा जी, बी ऑप्शन, 15 पूर्व आंसर होगा जी, बी ऑप्शन। बात आ रही है समझ में? बात आ रही है समझ में कि नहीं? बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार। प्यारे बच्चे चलें एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं। आज की क्लास का अगला सवाल कह रहा है भाई कौन सा सबसे अलग है? बोलो कौन सा सबसे अलग है? कह रहा है दौड़ना, सोना, जॉग, जॉग मतलब जॉगिंग करना, और चलना, कौन है सबसे अलग? कौन है? ठीक है, मेरे हिसाब से सोना होगा, क्योंकि आप पड़े रहो आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। बताओ जल्दी से सभी प्यारे साथी, एक बार बताओ जल्दी से, इसका मतलब क्या हुआ भाई? देखो सोना आराम से, अपने सीधी सी बात है, सोना क्या है? सोना एक ऐसी क्रिया है जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया सब है, लेकिन इस सबको आप मतलब ऐसे समझो ये एक स्थिर क्रिया है, रुकी हुई क्रिया है, ठीक है। और बाकी सभी के सभी तो भैया अस्थिर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहा है कौन सा सबसे अलग है? विषम बताना है कौन सबसे अलग है। सर इनमें इनमें कौन अलग है? देखो देखो, पहला वाला एल, एल के बाद यहां पर एम, एल के बाद एम +1 हुआ है, +1। सर पहले वाले से लास्ट वाले को चेक करो, नीचे आइए भाई, करेंट को एक बार कमेंट को नीचे करो, रुक जाओ। बिक्की सिंह लिख रहे हैं सर मेरे वाइफ का सिलेक्शन हो गया, दिल्ली पुलिस में, आपसे पढ़ा था। अरे वाह बिक्की भाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी और गुड़िया को भी, हम तो गुड़िया ही बोलेंगे, ठीक है ना। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बोलना उनसे, संदीप सर ने पूरी RWA की टीम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं भेजी हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। यही तो सूचना है जिसके लिए कान हमेशा ऐसे रहते हैं कि यार बस आके कोई ये कह दे भैया सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन हो गया, ठीक है। गजब, ऑल द बेस्ट, आगे के जीवन के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। सवाल को समझो, LM +1 है। सर E से C की बात करूं ना, सर E 5 पर है, C3 -2 है। सर I से G 7, सर -2, S से Q सर -2, पहला लगा दो ना सर, पहला लगा दो, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, अगला सवाल। ये क्वेश्चन बहुत शानदार है। इस क्वेश्चन को वास्तव में एग्जामिनर ने बहुत बुद्धिमानी से पूछा था, और ये शायद तुम लोगों को भी थोड़ी सी दिक्कत कर दे। ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्या लॉजिक लगाया इसमें, गजब का लॉजिक है, गजब का लॉजिक, दो गौर से समझना। जैसे मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं कि भाई क्या क्वेश्चन है, कैसे समझना है। एक्चुअल में यहां पर ये जो सर्कल से बने हुए हैं ना, ये 2 प्रकार से बने हुए हैं। एक कंडीशन तो ये है कि ये लाइन इस तरीके से है, सर लेटी हुई लाइन बोल सकता हूं मैं इसे, है ना, ऐसे लेटी हुई लाइन बोल सकता हूं। और एक ये कि ऊपर से नीचे की ओर है, अर्थात इस तरीके से चल सकती है। बात आ रही है समझ में, इस तरीके से। तो मुझे यहां पर एक छोटी सी चीज ये बताओ, ये जो लेटी हुई लाइन है ना, इसे गिन के देखो, ए वाले में कितनी बार आई है सर, कितनी बार आई है, ये ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो मुझे ये बताओ, देखो 1 बार, 2 बार,
3 बार, 4 बार और सर 5 बार। कितनी बार? 5 बार। 5 बार। यहां समझो, यहां पर कितनी बार आई थी? 5 बार। यहां पर 1 2 3 4, सर 4 बार आई है। यहां पर 1 2 3 4 5, सर 5 बार। और यहां पर 1 2 3 4 5 बार। तुम ही बता दो कौन सा सही है। तुमको सब कुछ पता है। अब लेटी हुई लाइन ने बिल्कुल खेल कर दिया। यहां पर आई है 4 बार और बाकी स्थान पर आई है 5 बार। तो आंसर कौन सा होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये रहा अगला सवाल। बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या है तुम्हारे लिए? जल्दी जल्दी बताओ। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बोलो एक बार, क्या होगा? सवाल, जब कभी ऐसा आ जाए तो तुम्हें क्या करना है, वो चीज गौर से सुनो। तुम लोग एक छोटा सा काम कर देना मेरे कहने से। तुम लेटरों को ऐसा ढूंढियो कि शायद कोई ऐसा लेटर तो नहीं है जो मिस है किसी के अंदर। सर जो ऐसा है कि एक में, मतलब एक कोई ऐसा लेटर है क्या जो सब में है पर एक में नहीं है? कोई ऐसा लेटर, यहां एक्चुअल में यही कॉन्सेप्ट होता है 90% तो, कि किसी लेटर को मिस कर देता है, बिल्कुल हटा देता है। गौर से देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, गौर से देखो। मुझे एक बात बताओ, H इसमें है, H इसमें है, H इसमें है ना, और H इसमें है, बहुत बढ़िया। Q इसमें है, Q इसमें है, Q Q Q Q Q इसमें है, Q इसमें, बहुत बढ़िया। Y इसमें है, Y इसमें है, Y Y Y इसमें है, Y इसमें है। N इसमें है, N इसमें है, N इसमें है, N इसमें है। I इसमें है, I इसमें है, I इसमें है, I I I I I I I। ओ भाई साहब, I इसमें क्यों नहीं आई? I इसमें क्यों नहीं आई? इसका मतलब ये कहता है मैं सही हूं। क्यों क्यों क्यों? यहां पर टी लिखा हुआ है मेरे भाई, टी लिखा हुआ है, दिखाइए रिकॉर्डेड क्लास वाले। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई, सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक बच्चा दिखा, इसे पकड़ के ला, क्या नाम है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब में आई है और इसमें टी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे साथी। बताओ, एक हमारे साथ एक बहुत बहुत शानदार व्यक्ति जुड़ा हुआ है, आयुष द्विवेदी इनका नाम है। पहले तो प्रभु मैं आपको नमस्कार करता हूं, आप क्लास में आए और ये सभी बच्चे धन्य हो गए। ये लिख रहा है रिकॉर्डेड क्लास है। मेरे प्यारे गुड्डा, मेरे प्यारे चीता, तो सबसे पहली बात तो यह है कि 9:30 हो रहे हैं, 9:30 बज रहे हैं बेटा रात के। ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास नहीं है, इस चीज का प्रूफ दे रहा हूं पहले तुझे। देख, 9:30 बज रहे हैं रात के। दिन कितना, कौन सा है भाई आज दिन? आज दिन हो गया फ्राइडे, शुक्रवार। और गुड्डा आज ये बताओ मुझे, आज तारीख कितनी है? आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस मेरे दोस्त, गणतंत्र दिवस। इतनी बात बहुत है, या फिर बटन दबाई दूं? जल्दी बता, बटन दबा दूं एक बार? कौन सा? जिससे तू क्लास में कभी ना आ पावे, तेरी कमेंट कभी ना आ पावे मेरे गुड्डा। बता जल्दी, दबाऊं? जल्दी बता, दबा दे। कुछ नहीं यार, कुछ नहीं हो सकता तुम लोगों का भाई मेरे दोस्त। पहली बात तो रिकॉर्डेड नहीं है, दूसरी बात रिकॉर्डेड है वो तो पढ़ लेना यार। क्यों दिक्कत ले रहा है, क्यों दिक्कत ले रहा है? क्या बिल्कुल हर वक्त ऐसे ही गाने गाता रहे वह? किससे कहें, कैसे ये कहें कि तू यारा हर जाई है। ए भाई मुझे लगा दिल तगड़ा ही तोड़ा दिख है, या लिया सब कुछ ऐसे ही लग रहा है, उल्टा सीधा ही। यहां पे आ जाए जल्दी सवाल पे, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? किससे कहें, किसे ये कहें कि तू यारा हर जा, मार ही डाला था तुमने, दी मौत से बड़ी जुदाई है। मुझको जज्बातों से क्या, मेरा जमीर तो
चलो आ जाओ एक बार क्वेश्चन पे। बंदूक में क्या डाली जावे? गोली। और टॉर्च में? बेटा टॉर्च से आग नहीं निकलती, अंधकार नहीं निकलता, मोमबत्ती नहीं। ऐसे समझो बंदूक में गोली डाली जाती है। और टॉर्च में भैया जी बैटरी। बी ऑप्शन आंसर है बैटरी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आओ अगले सवाल पे। सभी प्यारे साथी एक बार आ जाओ, जल्दी से आ जाओ एक बार। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? एग्जामिनर ने बच्चे को परेशान करने के लिए, केवल परेशान करने के लिए 125.3 लिख रखा है, क्योंकि बालकन की बहुत अच्छी तरीके से पता है एग्जामिनर है, जैसे ही पॉइंट देखें तो आधे इनके सिर में दर्द हो जाए। हाँ भाई, हाँ या ना? पॉइंट देखा, सिर में दर्द। अब गौर से सुनो, इसका सीधा सा तात्पर्य पता है क्या है? इसने इस 5 में ये जो पॉइंट 3 है ना, अर्थात 3 वाली जो वैल्यू है, ये पावर के रूप में ऊपर लगा रखी है। ये पावर के रूप में ऊपर लगा रखी है। तो जो 5 की पावर अगर इस 3 को बना दूं तो ये 125 बन रही है। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, दूर दूर तक कुछ भी नहीं है प्यारे साथी। अभी मैंने तुम्हें बताया था कि अगर यहां पे जैसे ये क्वेश्चन है 11 है ये, ठीक है, ये 0 हटा देना, 0 नहीं है ये केवल 11 है। ठीक है, केवल 11 है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर 11 की पावर इस वाले 4 को रख दूं तो ये इतना ही तो आएगा, 14,641। तो आंसर हो जाएगा जी पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, बहुत जबरदस्त, जिंदाबाद। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर एक बात बोलनी है, आपसे प्यार हो गया है। गजब मेरे भाई बहुत बढ़िया, लव यू टू मेरे भाई, बहुत सारा प्यार। आओ जल्दी से इस क्वेश्चन पे सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताओ क्या आंसर हो सकता है। जल्दी से बताएंगे एक बार इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बताओ भाई सभी प्यारे वीर, एक बार बताओ जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये आकृति ढूंढनी है भाई, कौन से ऑप्शन में है, ऐसे कौन से ऑप्शन में, ढूंढो जल्दी से। सबसे पहले चाहिए मुझे ये सीधी लाइन। सर सीधी लाइन तो यहां पे भी आ रही है जी, गजब। यहां पे तो कोई सीधी लाइन ही नहीं है, इसने तो काम ही बिगाड़ रखा है, तो ठीक हो ही नहीं सकता। उसके बाद ये लाइन ऐसे तिरछी है, तो यहां से ऐसे तिरछी लाइन अर्थात ये, ठीक है। उसके बाद ये लाइन ऐसे नीचे, अर्थात मैं ये बोल सकता हूं यहां से जब नीचे यहां तक गई है, एक्चुअल में ना ये लाइन ऐसे देखना, ये लाइन अगर यहां से सीधी है तो ये लाइन जो नीचे गई है इसके ज्यादा आगे तक गई है, लेकिन ये लाइन इसके बराबर तक ही आ रही है, ये तो समानांतर आ रही है, तो व्यवस्था नहीं बन सकती। बी ऑप्शन की व्यवस्था नहीं बन सकती, तो इसका मतलब बी भी नहीं हो सकता। आगे से चेक करो, ये लाइन सीधी आई जो कि ये लाइन है, फिर ये इधर तिरछी लाइन, इधर तिरछी लाइन, इधर को ये इसे क्रॉस करके जाएगी, जा बेवफा जा। यहां देखो ये चली गई, और उसके बाद नीचे यहां पे ये कंडीशन, यहां पे ये, भाई साहब सी ऑप्शन गजब का आंसर है। जल्दी से बोल दो, मेरी बात तुम्हारी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कोई दिक्कत परेशानी है क्या? कोई दिक्कत परेशानी है क्या इस बात में किसी भी प्यारे साथी को? आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो चुका है, बहुत बढ़िया और शानदार तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हुए मेरे वीर, हाँ इस क्वेश्चन पे आना, एक बार इस क्वेश्चन पे आना। तुमसे एक बात जरूर कहनी है, जब ऐसा क्वेश्चन आए ना, जब ऐसा क्वेश्चन आए तो तुमसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि ये ऐसे सवाल सबसे बाद में करियो, ये दिमाग है खराब कर दे, सच बता रहा हूं। और मैं तुमसे ये जरूर कहूंगा, जब तुम्हारा पूरा पेपर हो जाए तो इसके चक्कर में पहलम पत्त मत पढ़ियो, ये एक्चुअल में घुमा फिरा के रखता है। और क्वेश्चन यहां पे हालांकि मैं बता देता हूं कि क्वेश्चन क्या है, कैसे करना है, ठीक है। ये ऐसे कह रहा है कि इस वाली आकृति में से 4 ऑप्शन में से कौन कौन से मतलब कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसके सभी के सभी टुकड़े यहां पे बनाए जा सकते हैं। दूसरी बात, ये सीधे करके बनाए जाएं, ये उल्टे करके बनाए जाएं, इससे कोई ज्यादा फायदा और फर्क इस बात पर नहीं पड़ता है। पर तुमसे कहूंगा पेपर में सबसे बाद में करना है इसे, ठीक है। तो प्यारे बच्चे ध्यान से समझना, अगर मैं सबसे पहले बात करूं आप लोगों से, सबसे पहले बात करूं इस वाले की, ध्यान से समझना, सबसे पहले बात करूं मैं आपसे, ऐसे समझो चाहे इस वाले की, डी वाला बन रहा है ना, डी वाला,
तो यहां से ये ऐसे टी, तो टी टाइप ही तो बन रहा है। तो सर ये जो टी टाइप है ना, ये यहां बन रहा है, ये देखो यहां से इधर, इधर इसे उल्टा घुमाऊं तो ये टी टाइप बन रहा है, इसे घुमाऊंगा तो ये सीधा टी टाइप ही बन जाएगा ये। तो ये कंडीशन बन गई, पहला ये स्टेप कवर हो गया। दूसरे स्टेप पर चेक करो, ये बिल्कुल सीधी लाइन है सर, यहां पर बिल्कुल सीधी लाइन, इसे बना लो, ठीक है, ये स्टेप भी कवर हो गया। तुम कहो भैया ये भी तो बन सकती थी, इससे तो मैंने अभी टी बनाई थी, तो इसे नहीं बनाना है, ठीक है। अब उसके बाद मुझे ये बताओ कि ये क्या, ये ऐसे करके क्या बनता है, जेड, तो ऐसे करके ये भी क्या, जेड टाइप है, एग्जैक्ट नहीं है पर जेड टाइप है। तो जो ये जेड टाइप है, इसे एक बार ध्यान से देखो, इसे मैं कहां बना सकता हूं, कहां बना सकता हूं, एक बार गौर से समझो, गौर से समझो कि इस जेड टाइप को मैं कहां बना सकता हूं सर, यहां बना सकता हूं, है ना, यहां बना सकता हूं। ये एग्जैक्ट वही आकृति है जो कि ये वाली है, और लास्ट में ये आकृति सीधा सीधा ये रही, तो डी ऑप्शन सही है। फिर भी तुमसे लास्ट में ये बात मैं जरूर 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 कहूंगा कि ये बात आपको ध्यान रखनी है प्यारे गुड्डा, डी वाला कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा मजबूत होता है लास्ट वाला इसमें। और दूसरी बात मैं आपसे एक बात फिर से कह देता हूं प्यारे साथी, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऐसे क्वेश्चन है बाद में ही करियो, बाद में ही करियो। ये जो मैंने बोल दिया ना कि डी वाला मजबूत होता है, ये जरूरी ना है कि हमेशा ही लागू हो, भैया मान के चलो ना हो लागू, ए भी हो सकता है, बी भी, नेगेटिव मार्किंग है तो रिस्क भी नहीं ले सकता। लास्ट में ही चेक करना है आपको, इसे बोलेंगे एक बार हाँ या ना, ठीक है, लास्ट में चेक करना है इसे, लास्ट में। तो डी वाला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, बताओ जल्दी से एक बार सभी प्यारे साथी, डाइस का क्वेश्चन है, डाइस का क्वेश्चन है, कह रहा है भैया कौन सा नहीं बनाया जा सकता, सवाल को गौर से समझना, कौन सा नहीं बनाया जा सकता, मना कर रहा है भाई, नहीं बनाया जा सकता। ध्यान से देखो एक बार सवाल को, भाई ये कह रहा है कौन नहीं बनाया जा सकता, भैया मुझे पता है वो नहीं बनाया जा सकता जिसमें दो अपोजिट सतह एक साथ दिख रही हैं, दो अपोजिट सतह कभी एक साथ नहीं दिखती हैं। और इसे देखियो, ये जो स्टार के अपोजिट ये जो चार बिंदु से हैं, ऐसे समझो कि ये जो स्टार के अपोजिट चार बिंदु से, ये अपोजिट ही तो है भैया। व्हेन वी गो स्ट्रेट लाइन देन एवरी अल्टरनेटिव लेटर अपोजिट टू ईच अदर, मैंने कह रहा कि ना रट रखी है लाइन, कई बार जरूरत पड़ जाए इसकी हवाबाजी कर, समझो तुम लोग पर्सनल लाइफ मास्टर की भी है, इस बात को समझो, कई बार जरूरत पड़ जाती है इस लाइन की। और तुम विश्वास करो, मैं तो कह रहा हूं तुम भी रट लो दो चार लाइन, तुम भाई ऐसे समझ लो, माहौल सही बन जाए, मजा आ जाए बिल्कुल। कई बार ऐसा मौका मिल जाए कि अगले आदमी बिल्कुल फ्लैट है जाए, वाओ व्हाट इज दिस अंग्रेजी टू नाउ, ओके एक्सीलेंट टू, जबरदस्त धुआंधार अंग्रेजी। तो ये समझो स्टार के अपोजिट है, ये दोनों एक साथ कैसे आ गए भाई साहब, मुझे बताओ ये दोनों एक साथ कैसे आ गए प्यारे साथी। तो पहला वाला सही आंसर हो जाएगा, पहला वाला, दो अपोजिट तो एक साथ दिखाई ही ना दे में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ जल्दी से। ओ भाई साहब ये क्वेश्चन गजब का, आज डाटा मतलब डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन आ गया फिर से एक बार। सभी प्यारे साथी एक बार आ जाओ जल्दी से, डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन है, एक बार बहुत गौर से समझो क्या कह रहा है ये। सभी प्यारे साथी एक बार आएंगे, नीचे कर बेटा कमेंट को, पढ़ो भाई इसे एक बार ध्यान से। सभी प्यारे साथी बताएंगे। चलो सवाल को गौर से समझना, सवाल क्या कह रहा है। कॉपी पेन कमेंट आपको कुछ नहीं करना इस सवाल के अंदर, पहले मेरी बात बहुत गौर से सुननी है, ठीक है। कोई कॉपी पेन कमेंट कुछ नहीं करेगा, आराम से समझ लो। सवाल कह रहा है 29 से 31 तक, यानी 3 क्वेश्चन है इसमें। कह रहा है कि गाने की प्रतियोगिता के टीवी शो का जज बनने हेतु निम्नलिखित शर्तें हैं। तो भैया बात चल रही है, आप लोगों को पता होगा जो गाने की प्रतियोगिता होती है उसके लिए जज बनाया जा रहा है, लेकिन जब जज बनाया जा रहा है ना तो उसके लिए ये 5 शर्तें हैं, ABCDE। पहली शर्त क्या है, व्यक्ति ने गायन या संगीत में कम से कम एक पुरस्कार जीता हो, पहली शर्त है। जैसे मान के चलो यहां पे जज के लिए वैकेंसी निकली है ना, तो जो वैकेंसी निकली है ना, इन वैकेंसी में ये कह रहा है गायन या संगीत में कम से कम एक पुरस्कार जीता हुआ होना चाहिए वो आदमी।
दूसरा है व्यक्ति ने संगीत के क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक काम किया हो। कम से कम 10 चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितना भी चलेगा। व्यक्ति को कम से कम 3 भाषाएं आनी चाहिए मेरे भाई, 3 भाषाएं, है ना, 3 भाषा तो कम से कम आनी चाहिए, 3 भाषा। आगे कह रहा है व्यक्ति को अपनी वार्षिक आय का कम से कम 10% प्रतियोगिता के विजेता को देने के लिए तैयार होना चाहिए। यानी वो जितना भी कमाएगा ना वार्षिक आय में, 10% देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 10% देने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। व्यक्ति की आयु 35 वर्ष से कम और 70 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी 35 और 70 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। जितने लोग ऐसे ना कि इसे मन से नहीं पढ़ रहे, मैं फिर से कह रहा हूं 3 क्वेश्चन आएंगे यहां से पेपर में, 3 दूनी 6 नंबर हो, मैं पढ़ लो इस सवाल को ध्यान से। कॉपी पेन कमेंट के चक्कर मत पढ़ो, कमेंट मत करो बिल्कुल भी। कुछ कहता हूं तो अपना भाई मान के ही कहता हूं तुमसे, ठीक है, भाई मान के ही कहता हूं। और प्यारे बच्चे, हंसी मजाक ये सारी चीजें इस वजह से क्लास में चलती है क्योंकि आप जानते हैं किसी दिन 2.5 घंटा लगता है क्लास में, किसी दिन 3 घंटा लगता है। ये चीजें सच बताऊं तो 3 घंटे बोर्ड पर काटना सीरियस होकर किसी के भी लिए पॉसिबल नहीं है। मैं क्लास में एंजॉय के साथ इस वजह से पढ़ाता हूं। और सीधी सी बात मैं तुम्हें सच बताऊं, मैं मेरे 24 घंटा में से, मेरी 24 घंटा में से जो मेरे सबसे ज्यादा सुकून के पल हो में, वो तुम्हारी ही क्लास में हो मैं। ये माता सरस्वती की कसम खा के कह रहा हूं मैं, ये वास्तविकता है, ये बिल्कुल 1% ऐसा नहीं कि मैं इस बात को ऐसे ही कह रहा हूं। मां सरस्वती की सौगंध, 24 घंटे में से जो तुम्हारी क्लास का ये जो टाइम होता है ना, जब मैं यहां खड़ा होता हूं, ये मेरी जिंदगी का सबसे सुखद पल होता है जिसे मैं पूरी तरीके से एंजॉय करता हूं। यहां पर आओ ध्यान से प्यारे बच्चे, सभी प्यारे साथी, एक बार समझना, ये बातें सबको समझ में आ गई। अब क्वेश्चन इसमें करता क्या है कि मान के चलो कोई ऐसी कंडीशन है, ABCDE 5 शर्तों में से कोई ऐसी कंडीशन है कि जो एग्जामिनर ऐसे दे रहा है बच्चे से किसी से कि यार ये इसे फॉलो नहीं कर पा रहा, यानी कुछ ऐसी भी है जिसमें छूट दे देता है, ऑफर दे देता है। तो ध्यान से समझना, ऑफर किस में दे रहा है सर? पहला ये बी में ऑफर दे रहा है, बी वाले में। बी वाला क्या था? बी वाला था व्यक्ति ने संगीत के क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक काम किया हो। ये कह रहा है एक्सपीरियंस अगर नहीं है ना, 10 वर्ष का एक्सपीरियंस नहीं है, 10 वर्ष का एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये कह रहा है यदि व्यक्ति इन मानदंडों को पूरा नहीं करता, यानी 10 वर्ष का अगर उस व्यक्ति के पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये कह रहा है तो उसके आवेदन को विचार के लिए रखा जाएगा। ये बी वाले की कंडीशन है, 10 वर्ष नहीं है तो आवेदन के लिए उसके विचार को रख दिया जाएगा। ध्यान से समझने की कोशिश करना। आगे क्या कह रहा है? आगे दूसरा वाला कह रहा है, दूसरी शर्त कहां दी है छूट? ये दिया डी उपरोक्त में। डी वाला क्या था? डी वाला था व्यक्ति को अपनी वार्षिक आय जो 10% देने की बात थी, उसमें कह रहा है यदि व्यक्ति ने अपने जीवन काल में एक बार भी अपनी वार्षिक आय का 50% दान किया है तो उसे इस शर्त से छूट दी जाएगी। कहने का मतलब है हर बार 10% वार्षिक ना दे ही हो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर अपनी जिंदगी में कभी भी उसने ऐसा किया है कि 50% दिया है वार्षिक आय को, कभी भी अपनी जिंदगी में दिया है, तो फिर उसके लिए शर्त कोई बाउंडेशन नहीं है, उसे इस शर्त से छूट दे दी जाएगी, ये शर्त उसके लिए माफ कर दी जाएगी। और लास्ट में कह रहा है ई उपरोक्त। गुड्डा ई उपरोक्त पर ध्यान से समझो। ई उपरोक्त क्या है? ई था व्यक्ति की 35 यानी उम्र की बात है, 35 और 70 के बीच की, लेकिन कह रहा है यदि व्यक्ति इन शर्तों को पूर्ण नहीं करता, अर्थात आयु की शर्त को पूर्ण नहीं करता परंतु अन्य सभी शर्तों को पूर्ण करता है, आयु की पूर्ण नहीं करता पर बाकी सबको पूर्ण करता है, तो उसका आवेदन विचार के लिए रखा जाएगा। अब एक आदमी आ रहा है भैया अपने कागज लेके, रिज्यूम लेके आ रहा है, तुम्हें चेक करना है उसका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, विचारणीय रहेंगी उसकी शर्तें, क्या होगा ये चीज देखनी है। आगे आदमी आ जाओ, क्वेश्चन को गौर से समझो, क्वेश्चन को गौर से समझो, एक बार चेक करो इसकी सारी शर्तों को। पहली शर्त क्या थी सर? पहली शर्त थी व्यक्ति के गायन के क्षेत्र में 1 पुरस्कार जीता हो। मुझे ये बताओ, पहली शर्त है कि 1 पुरस्कार जीता हो, 1 पुरस्कार। मुझे ये बताओ क्या इसने जीता है? क्या इसने जीता है 1 पुरस्कार? ध्यान से समझो, एक बार पढ़ो। कह रहा है कि ये क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि ये कह रहा है उन्होंने संगीत उद्योग में अपने 15 वर्ष के अनुभव में 3 पुरस्कार जीते हैं। सर आप 1 पुरस्कार की बात कर रहे हैं, बंदे ने 3 पुरस्कार जीत रखे हैं। पहली शर्त पास हो गई, बहुत बढ़िया। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त पर आओ।
दूसरी शर्त, एक एक शर्त मिलाते जाओ। पहली पार है इसकी, व्यक्ति ने संगीत के क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक काम किया हो। 10 वर्ष तक काम किया है क्या इसने? 10 वर्ष तक? सर इसने तो संगीत उद्योग में 15 वर्षों का अनुभव है। 10 वर्ष की बात कर रहे, 15 वर्ष का अनुभव है इसे। भाई साहब गजब कर रखा है इस लड़के ने। तीसरी भी बात बन गई। आगे क्वेश्चन को समझो। व्यक्ति को कम से कम 3 भाषाएं आती हो। व्यक्ति को 3 भाषाएं आती हो। चेक करो एक बार चेक करो। कह रहा है केवल हिंदी और अंग्रेजी में। ओ हो यार, ये फंस गया, ये क्वेश्चन फंस गया यहां पे। केवल हिंदी और अंग्रेजी में बोल सकता है, 2 भाषा जानता है, 2 भाषा जानता है। यानी हिंदी जानता है, अंग्रेजी जानता है। कोई मराठी में गा के चला जाएगा, अगले को पता नहीं चलेगा क्या गा गया। ध्यान से समझने की कोशिश करियो। भाई साहब खूब धड़ाधड़ सब शर्त पूरी कर रहा था। अचानक से क्या हुआ? तीसरी शर्त ये कहती है कि भैया, कहती है कम से कम 3 भाषाएं। 3 भाषाएं तो कम से कम आनी चाहिए, 3 भाषाएं तो कम से कम आनी चाहिए। बट इसे तो केवल 2 भाषाओं का ज्ञान है, हिंदी और अंग्रेजी का। मैंने दिमाग लगाया, तीसरी शर्त में हो गया लड़का फेल। और तीसरी शर्त में फेल है तो मैं जाऊंगा तीसरी शर्त के ऑफर पर। तीसरी शर्त के ऑफर पर। ऑफर कहां है? बी में ऑफर है, डी में ऑफर है, ई में। ओ यार, तीसरी शर्त में ऑफर ही नहीं है। तीसरी शर्त में ऑफर ही नहीं है गुड्डा जी, ऑफर ही नहीं है। बोलो एक बार थम्स अप करके, कुछ बात समझ में आ रही है? सर अगर ये बी में फेल होता तो ऑफर में देखता, डी में होता तो ऑफर में देखता, ई में होता। फेल भी ऐसे में हो गए तुम लोग, फेल भी ऐसे में हो गया ये बंदा जिसमें ऑफर भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या बोलूंगा? बाबूजी रहने दो, तुम्हारे बस की ना जज बनना, तुम अपने घर को जाओ, जज ना बनाया जाए। एक बार बोल दो, क्या बात समझ में आ रही है? मेरे सभी प्यारे वीर एक बार बोल दो, क्या बात बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही है? एक एक स्टेप समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं कहूंगा जज नहीं बनाया जाएगा, तुम्हें नहीं बनाया जा सकता भाई जज। ठीक है, बहुत सुंदर, जबरदस्त प्यारे साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार आगे समझना। एक और आदमी बुलाऊं मैदान में। आओ इसे देखियो, इसका क्या भविष्य तय करोगे तुम लोग। आओ एक बार चेक करो, इसका क्या भविष्य तय कर सकते हो ये बताओ एक बार, क्या करूं इसका। एक और आ गया, एक एक शर्त करके पहले तो इसकी शर्तों को चेक करो। शर्त क्या थी? पहली शर्त है व्यक्ति ने गायन या संगीत में 1 पुरस्कार बताओ भाई तुमने जीता है कि नहीं। क्वेश्चन पे आओ, इसके पुरस्कार ढूंढियो, कहां है इसका पुरस्कार सा कुछ है क्या? व्यक्ति बी ने एक प्रतियोगिता के विजेता को अपनी आय का इतना, ठीक है, अपनी किशोरावस्था संगीत उद्योग में प्रवेश के बाद इसमें 300 वर्षों तक काम किया, 30 वर्षों तक हिंदी अंग्रेजी तमिल में बात करते हैं। उन्होंने 2016 में बाढ़ राहत के लिए 7 लाख दान दिए थे। उनकी वार्षिक आय 12 है, उनकी जो वार्षिक आय है वो 12 लाख थी। मुझे ये बता कि इनाम जीता है कि नहीं। फालतू बात मत कर, इनाम की बता, इनाम की बता, इनाम जीता है कि नहीं जीता है, जल्दी से बता, इनाम जीता है कि नहीं। तो क्वेश्चन कह रहा है भैया इनाम विनाम तो मुझे लगता है इसने जीता ही ना दिख है, इनाम वगैरह तो मुझे लगता है इसने जीता ही ना दिख है, कोई जानकारी ही नहीं है। ध्यान से सुनना, इस सवाल में जो पहली शर्त है ना, तुम ये मत कहना कि पहली शर्त में फेल है। पहली शर्त में फेल नहीं कर सकता। मैं बोलूंगा भैया जानकारी ही नहीं है पहली शर्त की। मैं बोलूंगा पहली शर्त की जानकारी ही नहीं है। पहली शर्त में देखो, या तो ये स्पष्ट रूप से इसने कहा है कि व्यक्ति ने गायन संगीत में कम से कम 1 पुरस्कार जीता हो। अब गुड्डा इस सवाल ध्यान से देखियो, ये क्या कंडीशन है, इस सवाल ध्यान से समझियो। ये कंडीशन बन गई कि यार 1 पुरस्कार जीता होना चाहिए। या तो इस बात में ऐसे लिखता कि व्यक्ति ने पुरस्कार जीता है, अगर ऐसे बोलता कि व्यक्ति ने पुरस्कार जीता है। मेरी बात गौर से सुनना। कुछ लोग इस सवाल का आंसर जैसे कमेंट में लगातार दे रहे हैं कि भैया इस सवाल का आंसर आएगा जी, उसका चयन नहीं होगा। ऐसे आंसर बच्चे दे रहे हैं। मेरे हिसाब से इस सवाल का आंसर होगा आंकड़े अपर्याप्त हैं। तुम कहो भैया आंकड़े अपर्याप्त हैं, क्यों होगा? इसका तो चयन नहीं होना चाहिए क्योंकि इसने कोई इनाम नहीं जीता है। मुझे ये बता दो, इसने इनाम नहीं जीता, ये तुम्हें कैसे पता है? क्या यानी लिख रहा किया कि यानी इनाम ना जीता हो? बताओ मुझे,
जवाब दो ना। मुझे ये बताओ, क्या इसने यहां ऐसा लिखी है कहीं भी कि इस बंदे ने इनाम नहीं जीत रखा है? ना लिखी। तो भैया ना तो ये लिखी कि इनाम जीता है, ना ये लिखी कि इनाम नहीं जीता है, ना हाँ की पतो ना की पतो। तो इसका मतलब पहले वाली कंडीशन में ना तो मैं ये कह सकूं ये सही है जी, इनाम ले रखा है इसने, ना ये कह सकूं जी ये गलत है, इसने इनाम नहीं ले रखा। इसका मतलब है पहली कंडीशन में कुछ पता ही नहीं है। अगर ये कहता इनाम ले रखा है तो मैं कहता फिर सही है, ये कहता इनाम नहीं मिला है तो मैं कहता फिर जज ना बनाया जाए। लेकिन प्यारे साथी, इनाम के बारे में ही बात नहीं हुई, तो आंसर आएगा भैया जी, आंसर आएगा आंकड़े अपर्याप्त हैं, हमें नहीं पता क्या है क्या नहीं है, जानकारी ही पूरी नहीं लेके आया। आ रही है बात समझ में? जो प्यारे बच्चे ऐसे हैं जिनको पता नहीं है वो एक बार ध्यान से समझ लेना, ठीक है ना प्यारे बच्चे। एक चीज और कहना चाहूंगा, बहुत सारे बच्चों का लगातार कमेंट है कि भैया जो बाकी के टॉपिक है जैसे क्लॉक भी करा दो। गुड्डा, क्लॉक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, क्लॉक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मुझे नहीं लगता क्लॉक होना चाहिए। तुम कहोगे मैं हालांकि एक क्लास लगा दूंगा, बट तुम मेरी भी तो बात समझो, क्लॉक की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। एंगल वगैरह थोड़ा सा पूछेगा, वो यहां से हम लोग आराम से कर लेंगे इसी से ही, ठीक है। हाँ, कैलेंडर की क्लास में कल लगा ही रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। एक और आदमी आ गया, इसके बारे में बताना, इसके बारे में बताओ जल्दी से सभी प्यारे साथी, इसके बारे में बताओ जल्दी से, इसका क्या हो सकता है सभी प्यारे वीर, इसका बताओ। तो मुझे बताओ, क्या इसकी पहली शर्त कामयाब है? पहली शर्त क्या है? कम से कम एक पुरस्कार जीता होना चाहिए। बताओ क्या इसने जीता है? कम से कम एक पुरस्कार जीता है क्या इसने? कह रहा है व्यक्ति सी ने संगीत उद्योग में 25 वर्ष के अनुभव में 5 पुरस्कार। ओ भाई साहब, कैस करके मानेगा का खूब जीत रहा है ये तो, पहले में 5 पुरस्कार जीत गया, बहुत बढ़िया। दूसरा आ जाओ, दूसरे क्वेश्चन पे आओ, दूसरे क्वेश्चन पे आओ जल्दी से। तो दूसरा क्वेश्चन है, व्यक्ति ने संगीत के क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक काम किया हो। क्या इसने 10 वर्ष तक काम किया है? सवाल कर रहा है व्यक्ति सी ने संगीत उद्योग में अपने 25 वर्षों का अनुभव है। आप 10 वर्ष की बात कर रहे हैं सर, इसने 25 वर्षों का अनुभव है, 25 वर्ष तक काम किया है। आगे समझेंगे आगे क्या कह रहा है। आगे तीसरी शर्त क्या है? व्यक्ति को कम से कम 3 भाषाएं आती हों। 3 भाषा आती है क्या? इसे चेक करो, 3 भाषाएं आती हैं क्या? सवाल कर रहा है वह अंग्रेजी, फ्रेंच और हिंदी में अस्खलित बोल सकती है। ओके, इसका मतलब 3 भाषाएं आती हैं भाई, इसे 3 भाषाएं आती हैं। तो तीसरी शर्त में भी क्या है, इसने बिल्कुल सही कर रखा है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अगर व्यक्ति को अपनी वार्षिक आय का कम से कम 10% प्रतियोगिता के विजेता को देने के लिए तैयार हो। भाई 10% देने के लिए तैयार होना चाहिए। क्वेश्चन यहां पर कह रहा है 10% देने के लिए तैयार होना चाहिए। सवाल कर रहा है उन्होंने 10% की तो कहीं नहीं बोल रहा है, 10% की कहीं नहीं बोल रहा है, लेकिन जो 10% वाला पॉइंट है ना, 10% के तैयार हो अर्थात डी, इस पर एक छूट चल रही है कि यदि व्यक्ति ने अपने जीवन काल में एक बार भी अपनी वार्षिक आय का 50% दान किया है तो उसे इस शर्त में छूट दी जाएगी। और मुझे लगता है इसने तो शायद 50 से ज्यादा दिया है। कह रहा है भूकंप राहत के लिए वर्ष 2017 में अर्जित अपनी वार्षिक आय दान की थी, 100 की 100% दान कर दी, पूरा ओवरऑल दान कर दिया गुड्डा जी। इसका मतलब इसकी ये शर्त भी पास है। कैसे पास है? एग्जैक्ट तो 10% इसने दिया नहीं, लेकिन इस पर ऑफर चल रहा था, ऑफर में ये कह रहा था 10% नहीं दिया कोई बात नहीं है, जिंदगी में कभी भी 50% दान दिया है तो उसे इस बात में बिल्कुल माफ कर दिया जाएगा। तो इससे माफी मिल गई उस बात की, क्योंकि इसने तो पूरे का पूरा दान कर रखा है। आगे क्या कह रहा है? 5वीं शर्त पर आ जाओ एक बार। 5वीं शर्त क्या है? 5वीं शर्त क्या है, इस पर आ जाते हैं। तो 5वीं शर्त कह रहा है व्यक्ति की आयु 35 वर्ष से कम और 70 से अधिक नहीं होनी चाहिए। आयु बताओ, आयु कितनी है इसकी? आयु कितनी है इसकी? कह रहा है व्यक्ति सी ने संगीत उद्योग में 25 वर्षों के अनुभव में 5 पुरस्कार जीते हैं। उन्होंने भूकंप राहत के लिए इतने में अपनी राशि का इतना दान दिया, वह इतने में बोल सकते हैं इस भाषा में। उम्र कहां है? उम्र कहां है मालिक साहब आपकी? उम्र तो बता दो, उम्र तो बता दो। कैसे कह रहे हो बच्चों?
तुम कैसे कह रहे हो? तुम में से बहुत सारे बच्चे जो सेलेक्ट कर रहे हैं, कोई विचार कर रहा है, पता है क्यों? तुम इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम लोगों को लगता है कि 25 वर्षों का अनुभव है तो 35 वर्ष तो उम्र होगी ही होगी। मेरे भाई इस बात की क्या गारंटी है? मैं तो ये कह रहा हूं ये 8 साल का ही गाने बजाने लग गया था। 8 साल का तो 25 8 33, मैं कह रहा हूं 5 साल का लग गया 25 5 30, मैं कह रहा हूं 10 साल का लग गया तो 35, मैंने कहा 20 का तो उम्र पूरी हो गई। लेकिन कहां है मामला, कहां है? अब इस पे ऑफर चल रहा है क्या? ई वाली पे ऑफर हमेशा ध्यान रखना, ऑफर पे पता कब जाए करें, ऑफर पे पता है कब जाए करें, ऑफर पे जब जाए करें। बहुत सारे बच्चे बालक कमेंट कर रहे हैं जी ऑफर पे चले जाओ, ऑफर चल रहा है इस पे, तेरे ऑफर ही देख लूंगा। देखिए ऑफर है, तुम बताऊंगा मैं ऑफर पे कब जाए करें। यह कह रहा है यदि व्यक्ति इन शर्तों को पूर्ण नहीं करता परंतु अन्य सभी शर्तों को पूर्ण करता है तो इसका जो आवेदन है वो विचार के लिए रखा जाएगा। इसका जो आवेदन है वो विचार के लिए रखा जाएगा। ध्यान से समझने की कोशिश करना। मुझे एक बात बता दो, मैं तुम्हें सच बात बताऊं, यहां पर वास्तविकता यह है कि जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो प्यारे साथी यहां पर ये मैं पता है ऑफर पे कब जाता हूं उस बात को बता रहा था। जब कभी ऑफर की बात होगी तो मैं ऑफर पे जब जाता हूं जब मैं किसी शर्त में फेल हो जाता हूं। इसका मतलब यह हुआ अगर शर्त में फेल है, अगर शर्त में फेल है तो मैं ऑफर पे जाऊंगा। और भाई साहब जब शर्त के बारे में ही कुछ नहीं बता रहा तो आंकड़े अपर्याप्ति तो हुए। बात नहीं आ रही समझ में? फिर से समझो। मान के चलो ये इस शर्त में फेल होता, ये मुझसे ये कह देता कि जी मेरी उम्र 30 साल है, तो मुझे पता चल जाती बाबूजी 35 होनी चाहिए न्यूनतम, इसकी 30 है, ये फेल है। फिर मैं सीधा सीधा ऑफर पे चला जाता, मुझे कोई दिक्कत थोड़ा ही ऑफर पे जाने के लिए, खूब जा सकूं मैं। लेकिन इस बात एक्सेप्ट तो करे, इसने तो अपनी उम्र ही छिपा ली। मुझे ये बता दो, इसने अपनी उम्र ही छिपा ली, उम्र के बारे में इसने कुछ बताया नहीं। ऑफर पे जाता, मैं जरूर जाता, ऑफर चल रहा है जरूर चल रहा है, मैं जाता, लेकिन मुझे बता तो देता, मुझे बता तो देता इस बात को कि मेरी उम्र कम है। इसने तो बताया ही नहीं, और जब बताया ही नहीं तो मैं कहूंगा भैया मेरे पास तो तेरे आंकड़े ही नहीं है। हाँ या ना? आंकड़े ही नहीं है। प्यारे गुड्डा हमेशा ये बात ध्यान रखियो, तुम लोग ऐसे बहुत क्वेश्चन मिलेंगे जहां पे किसी चीज में बिल्कुल ऑफर चल रहा होगा लेकिन मान के चलो आपके पास आंकड़े ही नहीं आए, तो ऑफर में जाकर क्या करोगे जब आंकड़े ना आ? ऑफर उनके लिए हो करे जो वह शर्त पूरी ना कर पावे, जो शर्त पूरी ना कर पावे ऑफर हो करे उनके लिए। लेकिन जो शर्त के बारे में बता ही ना रहे हो वहां को क्या ऑफर लोगे तुम? हाँ या ना? अरे हाँ या ना? ऑफर उनके लिए हो करे जो शर्त पूरी ना कर पावे और जो शर्त के बारे में ही कुछ जानकारी ना दे रहा। मैं क्या करूंगा कि ऑफर को मैं ना जा रहा ऑफर पे, मैंने तो सीधी कह दी आंकड़े पर्याप्त हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इस सवाल का आंसर बताओ जल्दी से। सभी प्यारे साथी इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बोलो जल्दी से, क्या बात बढ़िया तरीके से समझ में आ गई? आगे बढ़ चुके हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बताओ इसका आंसर क्या होगा? सभी प्यारे वीर एक बार बोलो जल्दी से, इसका आंसर क्या? हाँ भाई बताओ जल्दी से, सभी प्यारे साथी बताओ जल्दी से सही आंसर क्या है? प्यारे बच्चे ये जो आकृति है ना, ये जो आकृति है, एक चीज ऐसे समझो, ये जो आकृति है ये इस तरीके से ही है, ठीक है? ये आकृति इस तरीके से ही है, इस तरीके से, थोड़ी ये छोटी बन गई है, इस तरीके से ही है, ठीक है? इस तरीके से ही है, ऐसे समझो। मैं दोबारा से बना देता हूं इसे, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से दोबारा से बना देता हूं। मैं इसे साफ सी बना देता हूं ताकि आप लोगों को भी बढ़िया तरीके से, चलो अब ध्यान से समझना इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन का आंसर बताएंगे क्या है जल्दी से। क्वेश्चन को एक बार सभी प्यारे साथी गौर से समझो। तो यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझना प्यारे साथी। यहां पर कंडीशन यह है कि इसका संबंध है इससे, और ये संबंध कैसे है सर? ये जो ऊपर वाला है वो बिल्कुल सेम है,
हाँ या ना, गौर से देखो, ऊपर वाला बिल्कुल सेम है, नीचे वाला ट्राइंगल बिल्कुल सेम है, और जो बीच वाला है ना वो बदल गया, यहां सर्कल है और यहां पर वर्ग है, मतलब बीच वाला बदला है, आसपास के नहीं बदले हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इसका संबंध इससे होगा, तो जो पहला वाला सर्कल है वो सर्कल ही रहेगा, लास्ट वाला वर्ग वर्ग रहेगा, और बीच में ट्राइंगल की जगह आएगा कुछ और, क्योंकि ये बदलेगा, ये बदलेगा। तो प्यारे वीर मुझे बताओ, शुरू में सर्कल लास्ट में वर्ग, शुरू में सर्कल लास्ट में वर्ग, शुरू में सर्कल ही नहीं है, शुरू में सर्कल ही नहीं है, शुरू में सर्कल है लास्ट में वर्ग है, बिल्कुल सही है, क्योंकि बीच वाला देखो, बीच वाला इस आकृति ट्राइंगल से ये बन चुका है। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं बढ़िया तरीके से तुम इस बात को समझ चुके होंगे, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, अगला सवाल बताओ, इसमें कितनी रेखाओं की जरूरत पड़ेगी, गिनो। बताओ भाई, सभी प्यारे साथी बोलेंगे कितनी रेखाओं की जरूरत है? गिनना भाई, एक बार गिनो, जल्दी से, जल्दी जल्दी से गिनो, कितनी रेखाओं की जरूरत है? तो ये कह रहा है यहां से यहां तक समझो एक रेखा। ठीक है, बहुत बढ़िया। पहले सीधी सीधी रेखाओं को ही गिन लो, एक ये हो गई, दूसरी यहां कोई है ही नहीं, दूसरी यहां से ये हो गई, दो हो गई, तीसरी यहां से ये हो गई, तीन हो गई, चौथी यहां से ये हो गई। ठीक है, तो चार रेखा तो ये हो गई। उसके बाद प्यारे साथी अब गिनो आप लोग ऐसे, तो ये हो गई पांचवी, ये हो गई यहां से छठी, ये सातवीं, ये हो गई आठवीं, ये हो गई नौवीं, ये हो गई 10वीं, ये हो गई 11, ये हो गई 12 और ये हो गई 13। 13 रेखाएं हैं भाई, 15 क्यों बता रहा है? 15 कहां से है भाई? दो कौन सी गिन दी तुमने? है भाई, दो कहां गिन दी? 13 ही तो होंगी। 13 आंसर करेक्ट आंसर है, सही है। 13 रेखाएं हो जाएंगी टोटल। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सभी प्यारे साथी एक बार आएंगे, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताएंगे कि क्या होगा। क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ो। क्वेश्चन यहां पर कह रहा है दर्पण जो रखा हुआ है MN, ये कौन सी आकृति बन सकती है? ये आकृति कौन सी बन सकती है? MN, ध्यान से एक चीज समझना प्यारे बच्चे, जब किसी भी आकृति के पास दर्पण रखा जाएगा ऐसे, ठीक है, तो ये होता है हमेशा दर्पण प्रतिबिंब। और जब कभी ये लाइन ऐसे लंबवत होगी, मतलब ऐसे होगी, लेटी हुई लाइन होगी, तो मैं हमेशा इसे बोलूंगा जल प्रतिबिंब। ठीक है, जल प्रतिबिंब। और जल प्रतिबिंब में एक बात ध्यान रखियो, जल प्रतिबिंब में हमेशा ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर दिखता है। लेफ्ट राइट हमेशा सेम होता है। ठीक है, लेफ्ट राइट सेम होता है, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर दिखता है। तो मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले ये जल प्रतिबिंब भी तो है ऐसे, तो मुझे ये बताओ कि यहां पर जो ये ट्राइंगल है, जो ये ट्राइंगल है, ये ऊपर से कहां आएगा? नीचे, ऊपर से नीचे आएगा। सर यहां पर तो लेफ्ट में चला गया, गलत। यहां ऊपर चला गया, गलत। सर यहां नीचे आया है और यहां नीचे आया है। दूसरी बात समझो, जब ऊपर और नीचे बदलते ही हैं तो ये बात 100% है कि जो इसकी चोंच यहां ऊपर है वो चोंच कहां हो जाएगी? नीचे। वो चोंच कहां हो जाएगी? नीचे। और प्यारे साथी इसकी चोंच कहां है? ऊपर। और होनी कहां चाहिए? यहां नीचे। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ऊपर का नीचे हो जाए। कभी तुम पोखर के किनारे खड़े होकर देखियो ऐसे कहेंगे भैया, ऐसे बोल लेते हैं कि पोखर तालाब। भैया मैं गोवा जो कह दूं, तुम तो गोवा के समुद्र के बीच पर जाकर देखो, पता है ना मुझे कि मेरे लाडले की क्या स्थिति है, ना जा सके अभी। जैसे ही मेरिट लगेगी, सिलेक्शन हो जाएगा, तुम आओगे, मैं कह दूंगा वहां जाके देख लियो। अभी फिलहाल की स्थिति में जो चीज है सो है, ठीक है ना। तो तुम कभी तालाब के किनारे खड़े होकर देना धूप सी में, तुम्हें ऐसा लगेगी कि तुम्हारा जो सिर है वो तुम्हें बीच तालाब में दिख रहा है, तुम्हारे जो पैर हैं वो तुम्हें सबसे पहले अर्थात तुम्हारे सबसे नजदीक दिख रहा है। ठीक है, ये चीजें बनती हैं, तो इस बात को तुम्हें ध्यान रखना है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा कौन सा?
जल प्रतिबिंब के आधार पर, ऑप्शन नंबर डी। और दर्पण प्रतिबिंब इसका उल्टा होता है, उसमें लेफ्ट और राइट बदलता है। ठीक है गुड्डा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। आज की क्लास का अगला सवाल, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो। आज नॉन वर्बल का एक क्वेश्चन तुम लोगों को होमवर्क में दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो। इस क्वेश्चन का आंसर बताना है तुम्हें कमेंट में क्या होगा। अभी तक नॉन वर्बल का क्वेश्चन शायद एक भी दिन नहीं दिया है। इस क्वेश्चन का आंसर बताना है तुम्हें क्लास के लास्ट में क्या होगा। और प्यारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो बेहतरीन तरीके से, जल्दी जल्दी। ठीक है, चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाता हूं। फिर यहां पर समझो सवाल यहां पर क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से समझना। तो क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि बताओ भैया, शब्द ये है, ये है, ये है, ये है, तो अगला शब्द क्या आएगा? अगला शब्द क्या आएगा? कुछ हिसाब किताब समझ सकते हो तो समझो ध्यान से, कुछ हिसाब किताब समझ सकते हो तो समझो ध्यान से। क्या शब्द आ सकता है? क्या शब्द आ सकता है भाई? एक बार बताने की कोशिश तो करो कि क्या शब्द आ सकता है जल्दी से। सवाल अच्छा आगे कह रहा है, क्या कह रहा है ये सवाल समझो। ये तो वही शब्द है, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार रखें और उस शब्द को चुने जो सबसे पहले। अच्छा, क्रम व्यवस्था लगवा रहा है, क्रम व्यवस्था लगवा रहा है। सबसे पहले कौन आएगा ऐसे कह रहा है, आओ ढूंढते हैं। तो यहां पर REF कॉमन है, काट दो। जो कॉमन होता है उसे हटा दिया जाता है, कोई दिक्कत है ही नहीं। यहां O कितने पर है? 15 पर। I कितने पर है? 9 पर। L कितने पर? 12 पर। L कितने पर? 12 पर। तो सबसे छोटा नंबर कौन है? 9। तो सर सबसे पहले 9 ही तो आएगा, रिफाइनरी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये क्या कह रहा है यहां पर? क्वेश्चन क्या कह रहा है इसे समझो। दी गई श्रेणी में एक शब्द लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उस उचित विकल्प को चुनिए जो श्रेणी को पूर्ण करता है, जो श्रेणी को पूर्ण करता है। बताओ क्या हो सकता है, जल्दी से बताओ आगे क्या आ सकता है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर पूछ रहा है क्या आ सकता है। सभी प्यारे वीर एक बार बताएंगे जल्दी से, सभी प्यारे वीर एक बार बताएंगे जल्दी से क्या आ सकता है। प्यारे बच्चे बताएंगे एक बार जल्दी जल्दी से, प्यारे बच्चे जल्दी से बताएंगे। तो यहां पर ऐसे समझो, यहां पर लास्ट के 2 लेटर है I और N। ऐसा हिसाब किताब हर एक शिफ्ट में बना था पिछले पेपर में, ध्यान रखना। यहां पर I और N से शुरू हुआ है, अर्थात यहां पर जो लास्ट में IN थे अगले में उससे शुरुआत हुई है। यहां पर ध्यान से समझो, जो लास्ट में V और E हैं यहां पर शुरुआत हुई है उनसे। यहां पर जो लास्ट में R और E हैं यहां पर शुरुआत हुई है इनसे। तो यहां पर जो G और E है यहां पर शुरुआत होगी G और E से। और सर पहले ही ऑप्शन में शुरुआत हो रही है G और E से, बाकी तो किसी में शुरुआत ही नहीं है। तो आंसर भी यही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार प्यारे साथी, बहुत बेहतरीन, जबरदस्त, जिंदाबाद। सर आपसे मिलना है, कहां पर मिलेंगे? मेरे भाई मैंने उस दिन भी बताया था, और जब मैंने बताया था तो मैं बहुत अच्छी बात बताऊं, सच में अभी बहुत ज़्यादा दिल खुश हुआ। आज भी 2 बच्चे मिलने के लिए आए थे, कल भी आए थे। और जिस दिन से बताया एक्चुअल में ये है कि जो बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ग्रेटर नोएडा के ही आसपास के हैं, उन बच्चों को कई बार लगता है कि हम मिलना चाहते हैं पर उनको ये नहीं पता होता कि मिलना कहाँ है, आना कहाँ है। मैंने उस दिन भी बताया था, आप कॉपी में लिख लो एक बार, कभी भी चक्कर लगे बिल्कुल मिलो। बच्चे कहते हैं भैया क्या हम आपसे मिल सकते हैं? मेरे भाई ये पूछने का क्वेश्चन नहीं है कि मिल सकते हैं। मेरे भाई आपके ही परिवार से हैं, आपके ही जैसे हैं। हम कोई ऐसे थोड़ी है कि भैया मंगल ग्रह से क्लास ले रहे हैं कि भैया कैसे मिल पाएंगे। बड़ी बढ़िया तरीके से अपनी कॉपी में लिखो, कभी भी ग्रेटर नोएडा आओ तो मैं कह रहा हूं बिल्कुल जरूर मिलके जाओ। ये तुम्हारा ही है, तुम्हारा ही है ये परिवार। ठीक है, तो हम अच्छी तरह समझते हैं कि हम कुछ हैं तो वो आपकी वजह से। प्यारे बच्चे, एक शिक्षक का वजूद उसके स्टूडेंट की वजह से होता है, उसके विद्यार्थियों की वजह से होता है। शायद तुम अगर कहीं पर अच्छा ना बताते हमें तो शायद दूसरा बच्चा कैसे जुड़ता। पता है कि बच्चा ही बच्चे को प्रेरित करता है कि भैया उनकी क्लास से जुड़ो, बढ़िया पढ़ाते हैं। हमें पता है कि हमारा वजूद है आपकी वजह से है। तो ऐसे कहा ही मत करो कि भैया मिलना है कि मिल पाओगे, नहीं मिल पाओ। भाई साहब हम कौन होते हैं मिलने ना मिलने। लिख लो प्यारे गुड्डा, अगर बात करता हूं ग्रेटर नोएडा की तो एक ग्रेटर नोएडा में परी चौक सबने सुना होगा। परी चौक पर जब आप जाओगे तो परी चौक पर किसी भी ऑटो वाले से ये बोल देना कि भैया मुझे नॉलेज पार्क 3 जाना है।
तो नॉलेज पार्क 3 में वो बोलेंगे कि कहाँ जाना है, तो आप बोलना भैया शारदा यूनिवर्सिटी के पीछे गेट नंबर 5 पर जाना है। गेट नंबर 5 है, कौन सा है, चलो गेट नंबर मत बोलना, ऐसे गेट नंबर तो मुझे भी नहीं याद कौन सा है, लेकिन हाँ IMT कॉलेज के पास है। उनसे बोलना कि जो नॉलेज पार्क 3 है वहां पर 7 पिलर बिल्डिंग के नाम से है। प्यारे बच्चे, आप जैसे सर्च भी करोगे तो 7 पिलर बिल्डिंग आप लोगों को मिल भी जाएगा बढ़िया तरीके से, आप जब चाहो तब आओ यार। ऐसे क्यों सोचते हो कि भैया आ सकते हैं कि नहीं। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला नॉलेज पार्क परी चौक के पास, नॉलेज पार्क शारदा हॉस्पिटल के पीछे वाली बिल्डिंग है 7 पिलर नाम से। और तुम्हारे लिए एक खुशी की बात यह है कि तुम्हारी बिल्डिंग में एक बहुत बड़ा तिरंगा भी लगा हुआ है। तो प्यारे बच्चे, तिरंगे वाली बिल्डिंग के नाम से भी फेमस है आपकी बिल्डिंग, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। आज की क्लास का अगला सवाल, एक बार बता दो इसका आंसर क्या होगा। सभी प्यारे वीर एक बार जल्दी से बोलेंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, ध्यान से समझेंगे। तो जेड कितना है 26। इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। ये वो क्वेश्चन है जिस पर आयोग ने खुद FM दिया है। सर ये FM क्या है, FM होता है फुल मार्क्स। आयोग ने क्वेश्चन ही गलत पूछा था, ये क्वेश्चन आयोग ने गलत पूछा था, बल्कि एक नहीं 3 क्वेश्चन ओवरऑल मिलाकर गलत पूछे थे। प्यारे बच्चे उनमें से एक था। क्यों गलत है, ध्यान से सुनो। Z 26 पर है, Y 25 पर है, X 24 पर है, W 23 पर है, V 22 पर है, तो यहां पर 21 पर U आना चाहिए था। मुझे ये बताओ 21 पर U यहां भी है, यहां भी है, चलो ठीक है ये बात। तो यहां समझो B 2 पर, D 4 पर, F 6 पर, H 8 पर और I 9 पर। ये क्या बात हुई, जब 2 से 4 2 प्लस, फिर 6 2 प्लस, 8 2 प्लस, 1 प्लस क्यों हुआ, ये इस वजह से गलत था। और प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन पर हर एक बच्चे को फुल मार्क्स मिले थे। किसी से भी पूछ लेना जिसने पिछला पेपर दिया हो, 3 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें FM मिला था, मतलब फुल मार्क्स दिए थे आयोग ने। तुम किसी से पूछ लेना जिसने एग्जाम दिया होगा। तो प्यारे बच्चे उनमें से एक क्वेश्चन था, दिखा दिया मैंने आप लोगों को। ऐसे भी आयोग कभी कभी कर देता है, ठीक है। जब इन पर क्वेश्चन ठीक ठाक से बने ना है तो ये लास्ट में ऐसे कर दें कि सभी कॉमन नंबर बांट दें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, ध्यान से समझो इसका आंसर क्या है। सभी प्यारे साथी एक बार ध्यान से समझो कैसे करोगे इसका आंसर, कौन सा आकृति आएगी आगे, चेक करो ध्यान से। प्यारे साथी यहां पर चेक करो एक छोटी सी चीज, यहां पर सबसे आगे चेक करो कोई भी F नहीं है, सबसे आगे कोई F थोड़ा ही लिखा हुआ है। यहां सबसे आगे एक F है, यहां पर F की संख्या सबसे आगे 0, यहां F की संख्या 1, यहां F की संख्या 2, यहां F की संख्या 3, यहां F की संख्या 4 और अब F की संख्या कितनी होगी सर, 5 होगी। 5 चेक करना, क्या 5 कहां है, तो मैंने कहा ये 4 है, मैंने कहा यहां तो E आ रहा है शुरू में गलत, यहां 1 2 3 4 5 है, यहां 1 2 3 3 है, तो C ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर C सही जवाब है। कोई भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आसानी से ये आपने कर लिया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाओ। आज का अगला सवाल, प्यारे साथी जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या है। पॉइंट लगा हुआ है, -4.5, -2.6, -0.7, क्वेश्चन मार्क एंड देन 3.1। 3.1 बोलो जल्दी से क्या जवाब होगा। प्यारे साथी जल्दी से बोलो, जब आप इसमें 1.9 प्लस करोगे ना तो इतना ही आएगा, चेक कर लेना एक बार जल्दी से, सही है। 1.9 प्लस करोगे तो इतना ही आएगा। यहां पर भी 1.9 प्लस होगा और यहां पर भी 1.9 प्लस होगा और यहां पर भी 1.9 प्लस होगा। प्यारे बच्चे तो ये आ जाएगा 1.2। 1.9 प्लस करने के बाद थम्स अप करके बताओ कितने लोगों का सेम टू सेम जवाब है, ठीक है भाई। कितने लोगों का सेम टू सेम जवाब है, बात आ रही है समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, आज का अगला सवाल, बहुत प्यार से समझो क्या आंसर है, बहुत प्यार से इस सवाल का आंसर बता दो क्या होगा। जल्दी से बताओ एक बार कि इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। प्यारे साथी सवाल कह रहा है कि यदि किसी महीने का चौथा दिन रविवार है तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन उसी महीने के 30वें दिन के पहले का छठा दिन होगा। तो करना क्या है आप लोगों को, ध्यान से समझना। क्वेश्चन ने कहा कि इसी महीने का चौथा दिन रविवार है, तो 4 तारीख का जो दिन है वो क्या बोला है इसने, संडे। 4 का क्या बोला है, संडे। तो ये कह रहा है कौन सा उसी महीने के 30वें दिन के
पहले छठा दिन, तो 30 में से 6 माइनस कर दो। अगर ये कहता कि भैया कोई बाद का बोलता तो मैं जोड़ता, पहले का बोल रहा है तो माइनस कर दिया, और मैंने यहां पर 30 में से 6 घटाया तो 24 आ गया, अर्थात 24 तारीख को क्या होगा, वो दिन पूछा गया है। क्या कॉन्सेप्ट ला सकते हैं आप यहां पर, तो आप यहां पर ला सकते हैं प्यारे साथी, ये 24 तारीख का दिन पूछ रहा है, तो 24 तारीख का दिन कैसे लाओगे, आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होता है, 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होता है प्यारे साथी। तो मैं बोलूंगा भाई जब 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होगा तो कैसे बोल सकते हैं कि 4 का संडे है तो 4 7 11 का भी संडे होगा, 11 7 18 का भी होगा, 18 7 25 का भी होगा। तो जब 25 का संडे होगा तो मेरे प्यारे वीरों 24 का क्या होगा, सैटरडे होगा कि नहीं होगा, अर्थात शनिवार का दिन निकल के आएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, सैटरडे सही आंसर हो जाएगा। बोलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, अगला सवाल यहां पर कह रहा है 8 1 7 को कॉटन मिक्स थ्रेड लिखा जाता है, 827 को थ्रेड मेक्स क्लॉथ और 213 को सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ लिखा जाता है। सॉफ्ट का कोड पूछ रहा है, सॉफ्ट केवल और केवल तीसरी लाइन में आया है, तो इसका आंसर 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि 2 यहां पर भी आया है, क्योंकि इसमें सॉफ्ट नहीं आया है। प्यारे साथी 3 बिल्कुल भी हो सकता है, 1 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 1 यहां आया जबकि यहां पे ये नहीं आया, तो 3 आंसर बनेगा ए ऑप्शन। सच बताओ ऐसे क्वेश्चन खूब धुआंधार करवाए ना मैंने, सच बताओ, तुम्हें ऐसे बता दो, सच बताओ, जो ये लेवल है इस सवालों का, क्या इससे खतरनाक लेवल नहीं सिखा रखा है मैंने तुम्हें डेली प्रैक्टिस सेट में? ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताना, क्या वास्तव में इससे ज्यादा बेहतर लेवल नहीं पढ़ा रहा हूं मैं तुम लोगों को? ये तो वो पेपर है जो पीछे पूछा जा चुका है, ऐसा पेपर। प्यारे बच्चे एक बात ध्यान रखना, किसी भी कीमत पर रीजनिंग में क्वेश्चन गलत होना ही ना चाहिए। ये रीजनिंग तुम्हें मेरिट में 110 नंबर पे ले जाके खड़ी कर देगी। बात आ रही है समझ में? ये नहीं है कि मेरा सब्जेक्ट है, मैं रीजनिंग पढ़ाता हूं इस वजह से तारीफ कर रहा हूं। कैलकुलेशन तो हर आदमी करना जानता है भाई, दिमाग तो सब में इतना। मुझे ये बताओ कि 55 दूनी 110 नंबर रीजनिंग दे जाएगी तुम्हें, और मेरिट कितने पे भी लगो। मुझे लगता है कि 220 तो बहुत अच्छा स्कोर होता है। मुझे नहीं पता मेरिट कम पे लगेगी ज्यादा पे लगेगी, लेकिन मुझे लगता है 220 पे पिछली बार भी सिलेक्शन हुए। तो इसका मतलब यह है कि प्यारे गुड्डा सीधा सा कॉन्सेप्ट है, 220 का आधा 110, यहां आधा सिलेक्शन दे रही है रीजनिंग। अगर यहां 110 कर लेते हो, हिंदी में 37 दूनी 74 कर लेते हो, तो 184 तो आप पहुंच गए मात्र इन 2 सब्जेक्ट से। बाकी आप लोग खुद समझदार हो कि रीजनिंग कितना मायने रखती है आप लोगों के लिए। कल मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बता दूंगा। वैसे तो लगभग सारे ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है यूपी पुलिस में, फिर भी मैं एक बार एक लिस्ट सी बना के तुम्हें दिखाने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। सवाल कह रहा है SLOB को इतना लिखा जाता है, लॉफ्ट को फेट को इतना लिखा जाता है, लॉफ्ट को पूछ रहा है कितना लिखा जाएगा। जब ऐसा सवाल आपके सामने आएगा तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ऐसे देखनी है कि लॉफ्ट में जितने भी अक्षर आए हैं ना, वो सभी के सभी अक्षर मेरे प्यारे दोस्तों ऊपर आ चुके हैं। एल चेक करो, ये नकल वाला क्वेश्चन है, सारे अक्षर दे रखे। मुझे ये बताओ कि ये एल दूसरे नंबर पे कितना है, 3, तो मैंने एल पर 3 लिख दिया। बात आ रही गुड्डा समझ में? मैंने यहां पर आप लोगों से बोला ओ कितना है, पीछे से दूसरा कितना है 7, तो मैंने पीछे से दूसरा 7 लिख दिया। यहां पर कह रहा है एफ कितना है, ये पहला है कितना है 2, तो मैं 2 लिख दूंगा। और आगे टी कितना है, पीछे से दूसरा 8, तो 8 37 28 आंसर होगा। 37 28 तो सी ऑप्शन पर नजर आ रहा है, 37 28 तो सी ऑप्शन पर नजर आ रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। आज की क्लास का अगला सवाल, बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी प्यारे साथी एक बार बता दो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कैसे करोगे? ध्यान से समझना। सवाल यहां पर कह रहा है कि प्लस का गुणा को प्रस्तुत करता है, तो प्लस के स्थान पर आएगा गुणा। कह रहा है कि माइनस प्लस को प्रस्तुत करता है, तो माइनस के स्थान पर प्लस। गुणा भाग को, तो गुणा के स्थान पर भाग, और भाग किसको, माइनस को, तो माइनस।
तो ये आएगा 16 माइनस 8 में 4 से भाग 2 बार प्लस कितना 2 एकम 2, तो ये आएगा 16 और 2 18 भाई प्लस के माइनस 2 कर दो तो 16 आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, 16 आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहां पर क्या आ गया, ए पर 22 था, बी पर 27, सी हो जाएगा 16 सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, एक बार जल्दी से बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या है। हॉलीडे को लिख रहा है इतना, तो सम को पूछ रहा है कि कितना लिखा जाएगा। सर हॉलीडे के अक्षर दे चेक करो, H 8 पर, O 15 पर, L 12 पर, I 9 पर, D 4 पर, A 1 पर और Y 25 पर। यहां चेक करो E 5 पर, L 12 पर, I 9 पर, F 6 पर, A 1 पर, X 24 पर और V 22 पर। हर एक में 3 3 माइनस है, चेक कर लो सर, हर एक में 3 3 माइनस है। 8 में से 3 कम 5, 15 में से 3 कम 12, 12 में से 3 कम 9, 9 में से 3 कम 6, 4 में से 3 कम 1 और A को मैं 27 लिख सकता हूं, 27 में से 3 कम 24, 25 में से 3 कम 22। तो भैया S 19 पर, U 21 पर, M 13 पर, 3 3 कम कर दो, 19 में से 3 कम तो 16 पर क्या आ गया P, 21 में से 3 कम तो 18 पर आ गया R और 13 में से 3 कम तो कितना 10 पर क्या आ जाएगा J, P R J सही आंसर बनेगा ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट आओ अगला सवाल। आज की क्लास का अगला सवाल एक बार जल्दी से बोलेंगे आंसर क्या है। सवाल यहां पर कह रहा है एक्स हैज वाई, हैज ये रहा, ए हैज बी का अर्थ है ए बी का भाई है, तो एक्स वाई का भाई होगा। एक्स भाई है तो प्लस हो गया, किसका भाई है वाई का, तो एक्स को मैंने वाई का भाई मान लिया। y एट द रेट डब्ल्यू, तो a एट द रेट b का अर्थ है ए बी का बेटा है तो y z का बेटा होगा, y z का बेटा होगा तो y प्लस किसका बेटा है z का y z का बेटा हो जाएगा। y क्या हो जाएगा z का बेटा हो जाएगा और z स्टार w, तो a स्टार b का अर्थ है ए बी की माँ है तो z w की माँ है, z माँ है तो माइनस w यहां पर ये हो जाएगा। और क्वेश्चन कह रहा है यदि z के 2 बेटे और 1 बेटी है तो z के 2 बेटे x और y हो गए और w को क्या बनाना पड़ेगा, बेटी बनानी पड़ेगी, अर्थात माइनस, क्योंकि इसने खुद बोला है z के 2 बेटे और 1 बेटी है, तो मैंने z को 2 बेटे तो x और y का जेंडर था ही, w का जेंडर नहीं था, पर उसने बोल दिया 1 बेटी भी है तो मैंने माइनस बना दिया। कह रहा है कि कौन सा है, तो w x की बेटी है, सॉरी w x की बहन है, तो w बिल्कुल x की बहन होगी। सर बिल्कुल सही है, w x की बहन है, पहला वाला। ठीक है, पहला वाला एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, कह रहा है किसके अनुसार P S की बहन का पति है। P S की बहन का पति है, जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे। सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे P S की बहन का पति है किसके अनुसार, P जो है वो S की बहन का पति है। सभी प्यारे वीर एक बार जल्दी से बता दो कौन सा ऑप्शन चेक करूं, जल्दी से बता दो एक बार कौन सा ऑप्शन चेक करूं। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बता लेना, ध्यान से समझो कौन सा ऑप्शन चेक करूं, सभी प्यारे साथी जल्दी से बताएंगे। डी आंसर भी आने लग गया, कैसे पीछे से ही चेक कर रहे हो क्या भाई हैं। चलो डी को चेक करूं, P%Q, तो ये कह रहा है P%Q का अर्थ है PQ का पिता है, तो PQ का पिता हो गया, P पिता है तो प्लस किसका पिता है, Q का पिता है, Q स्टार R, तो P स्टार Q का अर्थ है PQ की पुत्री है, तो Q R की पुत्री है, Q पुत्री है तो माइनस R की पुत्री है, तो R कौन हो गई इसकी पत्नी, और लास्ट में कह रहा है R और फिर इसका अर्थ S, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा PQ की बहन है, तो R S की बहन होगी। और क्वेश्चन कह रहा है क्या P S की बहन का पति है, हाँ जी S की बहन R है और उसका पति P है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है सर डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है सर जी, बिल्कुल सही आंसर है, बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आना, एक बार अगला सवाल ध्यान से समझना क्या कह रहा है। कह रहा है कि K ने L से कहा कि तुम मेरे पति के दामाद की बेटी हो। K ने L से कहा तुम मेरे पति के दामाद की बेटी हो, तुम मेरे पति के दामाद की, मुझे ये बताओ तुम मेरे पति के दामाद, तो मुझे ये बताओ कि इसके पति का जो दामाद है वो इसका भी तो दामाद है,
भाई पति का जो दामाद है वो इसका भी तो दामाद होगा। तुम मुझे अब एक बात बता दो, पति का दामाद है मतलब इसका दामाद है। दामाद कौन होता है? दामाद होता है जो हमारी बेटी का पति होता है। जो बेटी का पति होता है वो दामाद होता है। तो मुझे ये बताओ, दामाद की बेटी हो, दामाद की बेटी, इसका मतलब दामाद की बेटी है या बेटी की बेटी है? बात एक ही है। और बेटी की बेटी कौन होती है? नातिन होती है सर, नातिन, नातिन होती है ना, नातिन, नातिन होती है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा नातिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सवाल का आंसर बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ और बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सवाल को एक बार ध्यान से पढ़ना, सवाल क्या कह रहा है। सवाल यहां पर कह रहा है कि वर्ग लोकतंत्रवादियों को दर्शाता है। वर्ग लोकतंत्रवादियों को, तो ये जो वर्ग है ये लोकतंत्रवादी हो गए, लोकतंत्र वाले हो गए। आगे क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज शिल्पकारों को दर्शाता है। ये जो त्रिभुज है ना ये शिल्पकार को दर्शाता है, शिल्पकारों को। ठीक है, कह रहा है व्रत जो है वो भारतीयों को दर्शाता है। ये जो व्रत है सर ये भारतीयों को दर्शाता है, भारतीयों को। और ये जो आयत है ना ये पिताओं को दर्शाता है। आयत किसे दर्शाता है? पिताओं को दर्शाता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि कौन सा सेट उन भारतीयों को दर्शाता है, उन भारतीयों को, तो भारतीय होने चाहिए। कौन सा सेट उन भारतीयों को दर्शाता है? जो लोकतंत्रवादी हैं, लोकतंत्रवादी होने चाहिए। बात आ रही है समझ में? तो मुझे एक बात बताओ, लोकतंत्रवादी होने चाहिए। तो प्यारे साथी कौन सा उन भारतीयों को दर्शाता है जो लोकतंत्रवादी हैं? तो मुझे एक बात बताओ छोटी सी, क्या यहां पर यानी कि वर्ग में होना चाहिए और सर्कल में? सर सी है, सर सी है और सर बी भी तो है, सर बी भी तो है। तुम कहोगे भैया जो बी है ना वो तो शिल्पकार में भी आ रही है, ट्रायंगल में भी आ रही है, तो क्या दिक्कत है? तो क्या दिक्कत है? क्वेश्चन में पता है मैं बी को कब नहीं लाता? जब मुझसे क्वेश्चन ये कहता कि कौन सा उन भारतीयों को दर्शाता है जो लोकतंत्रवादी तो है, लोकतंत्रवादी तो है पर शिल्पकार नहीं है। अगर शिल्पकार की मना कर देता तो मैं उसे नहीं लेके आता। या दूसरे शब्दों में यूं कहूं कि क्वेश्चन अगर यह भी होता कि कौन सा उन भारतीयों को दर्शाता है जो केवल लोकतंत्रवादी हैं, केवल शब्द लगा देता तो भी मैं बी को नहीं लेके आता। बात आ रही है समझ में? लेकिन अभी तो मैं बी और सी दोनों लाऊंगा, तो सी और बी दोनों आएंगे। सही आंसर बन जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, बताओ भाई सब समझ में आ रहा है सवाल? और सभी प्यारे साथियों से लास्ट में एक चीज कहूंगा, अब एक पजल का क्वेश्चन करा दूं। वो पेपर में तो नहीं आया पर जैसा कि मैं ये सोच कर चल रहा हूं आ जाए तो तुम उसमें अटको ना, पजल वगैरह, इस वजह से मैं ज्यादा जोर दे रहा हूं। नहीं आया तो कोई बात है ही नहीं, और अगर मानकर चलो आ गया तो एक्चुअल में ये जो पजल वगैरह होते हैं ना, ये पजल वगैरह ये पता है क्या है? पजल वगैरह ऐसे टॉपिक है अगर ये पेपर में आ जाते हैं तो एक एक सवाल से रिलेटेड 3-3, 4-4, 5-5 सवाल बन जाते हैं। तो अगर पजल बन गई तो पांचों हो गए, पजल नहीं बनी तो पांचों खत्म। और तुम लोग समझते हो जहां हम टारगेट बना के जा रहे हैं ना रीजनिंग में कि 55 में से 55 करेंगे, 53 करेंगे, 54 करेंगे, वहां अगर एक ही सवाल से 5 क्वेश्चन गलत हो गए तो बहुत बड़ा दिल टूट जाता है। और फिर जब जाते ही पेपर में दिमाग खराब हो जाना किसी चीज से तो 4 सवाल आते हुए भी गलत हो जाए गुड्डा, ये भी मैं तुम्हें सच बता रहा हूं। हालांकि मैं तुम्हें एक स्ट्रेटजी वीडियो लेके आऊंगा कि भैया तुम्हें कैसा रीजनिंग अटेम्प्ट करनी है, सब कुछ सिखाऊंगा मैं तुम्हें उसमें।